तो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। आज का सेशन शायद कुछ अर्जेंसी की वजह से मैंने ना मतलब कुछ पर्सनल वर्क की वजह से मैंने इवनिंग में रखा है, राइट। कुछ लोग हालांकि मॉर्निंग में भी ट्राई कर रहे थे ज्वाइन करने के लिए। फ्रेंड्स, वेरी गुड गुड इवनिंग। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सेल्स सीक्रेट के बारे में। ठीक है, कि सेल्स प्रोसेस होता क्या है, किस तरीके से हमें लोगों से बात करनी है। आई जस्ट वांट टू कंफर्म वन थिंग कि आप मुझे एक बार कंफर्म कीजिए कि आपको मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, ग्रेट, फाइन 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 फाइन। या प्रियंका जी, आप अभी हैंड रेस कर रहे हैं। यस, मैं आपको अभी अनम्यूट कर देता हूँ, जस्ट सेशन का स्टार्टिंग है। बट राइट, मैं एक बार देख लेता हूँ। यस यस प्रियंका जी, बोलिए। ओके, आई थिंक बाय मिस्टेक आपने वो हैंड रेस किया, राइट। नो इश्यूज। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेल्स सीक्रेट के बारे में। फ्रेंड्स, आप आज सीखेंगे कि आपको किस तरीके से लोगों से बात करनी है, किस तरीके से लोगों से डिस्कशन करना है, जिससे कि आप अपने सेल्स को कन्वर्ट कर सकें। अपने जो हम इंश्योरेंस के बारे में लोगों से बात करेंगे, उसमें आप कन्वर्जेंस ला सकें, राइट। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं सेल्स प्रोसेस का। यस, यू आर आस्किंग दैट व्हाई आई एम रेज माय हैंड। यस, मैं अभी पूछ रहा था, आपने कुछ हैंड रेज किया था तो उसका क्या रीजन था। तो आप चैट पर बता सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। या फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सेल्स के अंदर आपको सबसे मेन चीज सीखने वाली अभी दोबारा से हैंड रेज हो रहा है, राइट। एकम सिंह, वॉइस इज ऑडिबल, नो प्रॉब्लम, ओके। एकम सिंह जी, मैं आपको एक बार अनम्यूट तो नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बट आप एक बार हैंड रेज कर रहे हैं। आपका जो भी क्वेश्चन क्वेरी है, आप यहाँ पर चैट पर डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेल्स प्रोसेस के बारे में। बट सेल्स प्रोसेस को समझने के लिए देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि सेल्स प्रोसेस में आपको सबसे पहले आपको एक चीज माइंड में डालनी है कि जो सेल्स का प्रोफेशन होता है, जो जो भी प्रोफेशन हम सेल्स के अंदर, जो भी सेल्स पर्सन होता है, जो भी सेल्स मैनेजर होता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, अगर कोई भी पर्सन सेल्स की फील्ड के अंदर वर्क करता है, सबसे पहले उसको एक चीज के ऊपर सामना करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं नो। मतलब कि अगर मान लीजिए आप 10 लोगों से बात करते हो, तो उसमें से आपको लगभग 8 लोग या 9 लोग ऐसे होंगे जो आपको नो बोलेंगे, राइट। अगर आप इस प्रोफेशन में, आपको इस नो की हैबिट डालनी पड़ेगी। इस नो को लोगों से सुनना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं इस फील्ड के अंदर, राइट। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप नो सुनने के लिए रेडी हैं, आप इस प्रोफेशन के अंदर भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर बताता हूँ, जिससे कि आपको एग्जैक्टली समझ आ जाए कि सेल्स प्रोसेस किस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है, राइट। फ्रेंड्स, मान के चलिए, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए, अगर मान लीजिए मैं किसी शोरूम के ऊपर जाता हूँ, किसी शोरूम में जाता हूँ, और शोरूम में जाने के बाद मैं एक वहां से एक मान के चलिए टेलीविजन लेना चाहता हूँ, ठीक है। जब मैं अगर एक टेलीविजन लेना चाहता हूँ, एक टीवी लेना चाहता हूँ अपने घर के लिए, मैं एक शोरूम के अंदर जाता हूँ। उस शोरूम के अंदर मैं क्या देखता हूँ, मान लीजिए रिलायंस डिजिटल में जाता हूँ, और वहां पर मैं क्या देखता हूँ कि वहां पर बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के शोरूम पर टीवीज लगे हुए हैं, और मैं वहां पर देखूंगा, और मैं एक जैसे देखने लगूंगा, तो मेरे पास कोई सेल्स पर्सन आएगा और वो पूछेगा, सर आपको क्या चाहिए, किस तरीके का टीवी चाहिए, कितने इंचेस का टीवी चाहिए। बेसिकली वो मेरी रिक्वायरमेंट को, मेरी नीड को जानने की कोशिश करेगा, राइट। अगर वो मेरी नीड को समझ गया, वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट जो उसके पास होगा अवेलेबल, वो प्रोवाइड करा पाएगा। मैंने उसको बोला, मान लीजिए मेरे को 42 इंचेस का चाहिए, जिसका वॉल्यूम, जिसका साउंड सिस्टम बेटर हो, ठीक है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, और एलईडी फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। मैंने उसको कुछ अपनी कॉन्फ़िगरेशन बता दी कि इस तरीके की चीजें चाहिए, और मैंने उसको बोल दिया एचडीएमआई चाहिए, उसमें क्या कहते हैं, उसमें यूपीएस, वो सॉरी, उसमें एचडीएमआई चाहिए, प्लस उसके अंदर जो अलग अलग फीचर्स होते हैं वो सारे चाहिए। मैंने उनको बहुत सारे ऑप्शंस बता दिए। उन्होंने बताया कि आपको जो ये जो टीवीज लगे हुए हैं, इसमें से
आपका जो आपने मेरे को प्रोफाइल बताई, जिस हिसाब से आपने मेरे को बताया, सो उसके अकॉर्डिंगली ये वाला बेस्ट है, ठीक है। सो उन्होंने मेरे को उस 25 या 20 पीसेस के अंदर से, उस 20 टीवी के अंदर से मेरे को 2-3 चॉइसेस दिखा दी, और उन्होंने ये बोला कि आपके हिसाब से, आपने जो मुझे बताया उसके हिसाब से ये सबसे बेटर है। आपने बोला 42 इंचेस का, ये भी 42 इंचेस है, इसका साउंड सिस्टम भी बेटर है, ये एलईडी में भी है। सो जो जो मैंने रिक्वायरमेंट बताई थी, सो सेल्स पर्सन ने उसको एनालाइज किया, उसको समझा, और समझने के बाद उसने मेरे को एग्जैक्टली वही दिखाया जो मेरे को जरूरत थी, राइट। सो यहाँ पर हो सकता है अब मेरा कोई ऑब्जेक्शन हो, मैं कहता हूँ कि ठीक है मेरे को ये पसंद आ रहा है, बट सामने वाला जो सेल्स पर्सन है वो कहता है सर ये 80,000 का है, ठीक है, या लेट से वो कहता है 70,000 का है। अब मैं कहता हूँ नहीं नहीं यार, ये तो बहुत महंगा है, मेरे को तो लो बजट में चाहिए और सारी कॉन्फ़िगरेशन भी होनी चाहिए। सो यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन आ गया मेरा को सेल्स पर्सन को, जो कि उसका आंसर करना है कि सर आपने जो टीवी दिखाया वो बहुत अच्छा है, ठीक है, नो इश्यूज, बट अभी जो टीवी आप दिखा रहे हो उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, सो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, या फिर मेरे को इतने बजट में नहीं चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्शन आया कि भाई पैसे ज्यादा है, प्रीमियम ज्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पर जब भी हम सेल्स के अंदर, अपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर लोगों से बात करेंगे, तो लोग भी आपसे इसी तरीके से बोलेंगे। हमने अपना सारा जो भी नीड बेस्ड सेलिंग या फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझते हुए हमने उनको 2-3 कोटेशन प्रोवाइड करी, और उसके बाद कस्टमर क्या बोलेगा, कस्टमर आपसे बोलेगा कि भाई मेरे पास तो इसका प्रीमियम ज्यादा लग रहा है, इसमें प्रीमियम ज्यादा आ रहा है, राइट। सो अब उसको कैसे हैंडल करना है, आप क्या बोल सकते हो, सर देखिए जो प्रीमियम ज्यादा है उसका बेनिफिट क्या है, मतलब कि मैं टीवी से कंपेयर करता हूँ कि सर जो आपको मैंने टीवी दिखाया उसके अंदर 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी कंपनी आपको दे रही है, ठीक है। सर इसके अंदर आज तक मैं जितने भी पीसी सेल कर चुका हूँ, सो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सर आज तक मेरे पास कोई कस्टमर अभी तक कंप्लेंट लेकर नहीं आया, राइट। सो सर अगर ये टीवी आप ले जाते हो तो एटलीस्ट आपको कम से कम 5 से 10 साल तक कोई भी दोबारा पैसे लगाने की, कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो वो कस्टमर को कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि भाई दूसरे टीवी से लेकर ये वाला टीवी जो है वो आपका बेटर सॉल्यूशन है, आपके बजट, हो सकता है आपके बजट से ज्यादा हो, बट ये वाला जो टीवी है उससे बेटर है, राइट। सो इसी तरीके से जब हम इंश्योरेंस की क्लाइंट से बात करेंगे, जब क्लाइंट ने बोला कि सर मेरा ये प्रीमियम बहुत ज्यादा है, ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे, सर देखिए हमारे पास लो प्रीमियम के भी पॉलिसीज हैं, बट सर मैं आपको बता देता हूँ कि इस पॉलिसी के अंदर एक तो आपको क्लेम इजीली मिल जाता है, कंपनी का जो प्रोसेस है क्लेम का वो बहुत स्मूथ है। दूसरी चीज सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके जो बेनिफिट्स है, इसके जो फीचर्स है, वो दूसरी पॉलिसी से ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जितने भी लोगों को मैंने सजेस्ट किया, तो आज तक मेरे पास कोई भी पर्सन यहाँ पर कंप्लेंट लेकर नहीं आया, कोई भी इस तरीके की क्वेरी लेकर नहीं आया कि इसके अंदर हमें सपोर्ट नहीं मिला, राइट। सो अगेन हमने यहाँ पर क्या किया, उस तरीके से हैंडल किया कि कस्टमर को कन्विंस करने की जरूरत, यहाँ पर हमें थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ा, जिससे कि हो सकता है कि कस्टमर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाए, राइट। सो अभी क्या है कि अब ऐसा नहीं है कि मैंने अगर 10 लोगों को समझाया और 10 लोगों से इसी तरीके से बात हुई तो सारे लोग ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो ऐसा होता है अगर हम किसी भी फील्ड में बात करते हैं, सो अगर मैं 10 लोगों से बात करता हूँ या 10% यहाँ पर कोई चीज परचेज करने के लिए निकलते हैं, सो सारे पर्सन यहाँ पर चीजों को परचेज नहीं करते। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं किसी मोबाइल शॉप पर गया और मोबाइल देखने लगा, और मोबाइल देखने के बाद मैंने सारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लिया और सब कुछ कर लिया, और फाइनली मैं यहाँ पर सेल्समैन को बोलकर आ गया कि सर देखिए मेरा जो आपने फोन दिखाया बहुत अच्छा है, मेरे बजट में भी ये सब चीज है, लेकिन मैं आज नहीं लूंगा, अभी मेरे पास थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सो मैं 2-3 दिन के बाद आके आपसे वो परचेज करूंगा, राइट। सो एक ऑब्जेक्शन भी है, और कहीं ना कहीं ये एक आपका फॉलोअप भी क्रिएट हो गया, ठीक है। सो अब हमारे को भी इसी तरीके से लोग यहाँ पर हमसे प्लान पूछ लेंगे, कोटेशंस ले लेंगे, सारी चीजें पूछ लेंगे, और फाइनली वो क्या बोलेंगे कि भाई देखिए अभी मैं पॉलिसी नहीं लेना चाहता, मैं अगले महीने बताऊंगा, या आपको अगले हफ्ते बताऊंगा, या कल बताऊंगा, या शाम को बताऊंगा, या वाइफ से पूछ के बताऊंगा, या फादर से पूछ के बताऊंगा। सो इस तरीके के ऑब्जेक्शंस नॉर्मली हर एक फील्ड में आते हैं, ठीक है, चाहे आप किसी भी फील्ड में देखो, चाहे आप मोबाइल सेल कर रहे हो, चाहे आप साड़ी सेल कर रहे हो, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो, कुछ भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, सो वहां पर हर जगह ऑब्जेक्शंस आता ही आता है कि भाई आज की डेट में आप ये देखो कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि जो 100% कह सके कि भाई मैं सभी लोगों को, आज जो कस्टमर है उनको सब कुछ सेल कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो आपको समझने वाली बात यहाँ पर है कि आपको लोगों की नो को यस में कन्वर्ट करना है, उनको फॉलो करना है, उनको कन्विंस करना है, और फाइनली आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, राइट। सो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए, आपको सेल्स में प्रोसेस में हेल्प करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम शुरू करते हैं आज का सेल्स प्रोस्पेक्टिंग का। सेल्स प्रोसेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो कि है प्रोस्पेक्टिंग, मतलब कि
जब भी हम सेल्स करने के लिए निकलते हैं मार्केट में, ठीक है, सो अभी क्या है, हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो अगर हम मान लीजिए इंश्योरेंस के अंदर लोगों को सेल्स करने की बात कर रहे हैं, तो प्रोस्पेक्टिंग के अंदर सबसे पहली चीज आती है, आपको कुछ पॉइंट्स के ध्यान रखने पड़ते हैं, आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे ध्यान रखने पड़ते हैं जिससे कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग बेटर हो सके, आपकी प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से हो सके। सो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है, स्टार्ट राइटिंग योर प्रोस्पेक्ट नेम फ्रॉम योर फोन कॉन्टेक्ट्स। मतलब कि अगर मान लीजिए आपके फोन के अंदर 100 लोगों की, 200 लोगों की, 500 लोगों की या फिर 1000 लोगों की लिस्ट है, सो उसको आप यहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को अपना लिखना शुरू कीजिए। चाहे तो आप पेपर पेन पर लिख सकते हो, चाहे आप एक्सेल पर लिख सकते हो, उन लोगों का नाम और उन लोगों का नेम एंड मोबाइल नंबर, राइट। सो अभी क्या करना है हमें, अब सबसे पहले तो हमें अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाने के लिए उन लोगों का नाम और उन लोगों का मोबाइल नंबर लिखना है अपने फोन पर, डायरी पर, या फिर हम लिख सकते हैं एक्सेल शीट्स के ऊपर, जिससे कि हम याद रख सके कि हमारे किस पर्सन से क्या बात हुई थी, कब फॉलोअप करना है, किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, क्या चीज उनको रिक्वायरमेंट है। अब मान लीजिए आपने 100 कॉल करनी है, ठीक है, आपने 100 कॉल में से किसको कौन सा प्लान समझाया था, उनकी वाइफ की एज कितनी थी, बच्चों की एज कितनी थी। सो इसीलिए मैं आपको बेटर तरीका जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि आप लिख कर कीजिए, ठीक है। सो लिख कर करने से हमारे को ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझेंगे और उसको सॉल्यूशन देंगे तभी हमारा क्लोजर आएगा, राइट। सो हवा में अगर हम कुछ भी चीजों को याद रखने की कोशिश करेंगे, सो एक ना एक दिन वो निकल ही जाती है। आज हो सकता है मेरे को याद हो, बट अगर एक हफ्ते बाद की बात करूं तो हो सकता है मेरे को वो सारी चीजें जो कस्टमर से बात हुई थी वो सब याद ना हो, राइट। सो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको सबसे बेटर तरीका बता रहा हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग के लिए लोगों का नाम और मोबाइल नंबर अपनी डायरीज पे नोट करना शुरू कीजिए। उसके आगे कॉलम्स बनाइए कि किस किस तरीके से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की है, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, फॉलोअप्स के लिए क्या डेट निकली है, ठीक है, क्लोजर के लिए क्या डेट निकली है। इस तरीके से आपको यहाँ पर कॉलम्स बनाने, राइट। दूसरा क्या है, हाउ टू एक्सपोर्ट योर कॉन्टेक्ट फोन कॉन्टेक्ट टू द एक्सेल फॉर बेटर प्रोस्पेक्टिंग। आप दूसरा काम क्या कर सकते हो, अगर आप एक्सेल पे वर्क करना चाहते हो, ठीक है, एक्सेल शीट्स के ऊपर करना चाहते हो, सो आप अपने फोन के अंदर जो डाटा है कॉन्टेक्ट्स का, वो सारे कॉन्टेक्ट्स आप अपने एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होता है, आप अपनी जीमेल पे जाइए, ठीक है, जीमेल पर जाने के बाद जैसे ही आपको यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, वहां पर आपको कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, राइट। कॉन्टेक्ट्स के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको एक्सपोर्ट ऑप्शन दिखेगा, और एक्सपोर्ट पर जाने के बाद आप एक्सपोर्ट क्लिक करेंगे और आपका सारा का सारा डाटा जो है एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। बड़ा सिंपल है, आप करके देखिएगा। अगर नहीं होता तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको इसमें हेल्प कर दूंगा कि किस तरीके से हम अपने डाटा को एक्सपोर्ट करके एक्सेल में ले आ सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, सेगमेंट योर प्रोस्पेक्ट लीड्स। मतलब कि देखिए, अब मान लीजिए मैंने अपने 100 लोगों का नाम लिखा, ठीक है, अब 100 में से कोई हो सकता है मेरा फ्रेंड हो, कोई हो सकता है मेरा नेबर हो, कोई हो सकता है मेरा ऑफिस का कुलीग हो, राइट। सो यहाँ पर मैंने कुछ लोगों का नाम लिखा, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट लिखी। अब वो कस्टमर कोल्ड मार्केट से आया है, वार्म मार्केट का है, या फिर हॉट है, ठीक है। सो यहाँ पर कोल्ड वार्म हॉट समझ लेते हैं। हॉट जो लीड होती है उसको हम बोलते हैं कि वो कन्वर्टेबल लीड्स, मतलब कि वो 1 से 2 दिन के अंदर आपकी लीड कन्वर्ट हो सकती है, इसीलिए वो हॉट लीड के अंदर आती है, ठीक है। वार्म लीड के अंदर मतलब कि हमने उनको प्लान समझाया, कुछ डिस्कशन किया, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो 10 से 15 दिनों में या 1 महीने के अंदर अंदर वो जो प्रोस्पेक्ट है वो वार्म लीड में है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो इसको बोलते हैं वार्म लीड के अंदर, वार्म लीड। तीसरा होता है कोल्ड लीड। कोल्ड लीड का मतलब है जिन लोगों को मैं जानता नहीं, जिनसे मेरी बातचीत नहीं है, जिनसे मेरा रिलेशन नहीं है, ट्रस्ट बिल्ड नहीं है, सो वो होते हैं कोल्ड लीड। तो आपने सुना होगा बहुत बार कि हम कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। कोल्ड कॉलिंग का मतलब है किसी अननोन लोगों का डाटा आपने परचेज किया, और उन डाटा को परचेज करने के बाद या तो आप कॉल कर रहे हो या आप अपनी टीम से किसी से कॉल करा रहे हो। सो अननोन लोगों से जब भी हम बात करते हैं, सो उसमें आपके कन्वर्जन के चांसेस थोड़े कम होते हैं, बट आते जरूर हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से यहाँ पर कोल्ड, वार्म एंड हॉट 3 तरीके की यहाँ पर लीड्स आपको मिल जाती है। सो आपको जो भी आपने नंबर लिखे हैं, 100 लिखे हैं, 200 लिखे हैं, 500 लिखे हैं, 1000 लिखे हैं, सो इन सारे लीड्स के ऊपर आपको यहाँ पर लीड्स को आपने कैटेगराइज करना है, ठीक है, सेगमेंट वाइज करना है कि ये कोल्ड लीड है, वार्म लीड है, या हॉट लीड है, ठीक है। सो इसी तरीके से आपने अपनी जो लीड्स है उनको कन्वर्ट कर लिया, सेगमेंट वाइज कर लिया। इसके बाद बात करेंगे पॉइंट नंबर 4, व्हेन एनीवन गेट मोर रिस्पॉन्सिबल। अब ये समझिए, जब भी कोई पर्सन है जिसकी मैरिज होती है, या फिर कोई पर्सन है जो पेरेंट बनता है, ठीक है, तो उस केस में वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। सो अगर मान लीजिए आपके
नियर एंड डियर कोई पर्सन ऐसा है जिसकी रिसेंटली मैरिज हुई है या फिर कोई अभी रिसेंटली पेरेंट बना है, सो उनको हम पिच करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। सो वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, उनको अपने मतलब फैमिली को लेकर थोड़ा सा, वाइफ को लेकर या बच्चों को लेकर थोड़ा सा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगती हैं। सो वहां पर हमारे कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सो आप इस तरीके का भी डाटा अपने पास सेग्रीगेट कर सकते हो कि भाई ये लोगों का अभी हमारे पास जो मेरे माइंड में है, इन लोगों की शादी हुई है या फिर ये अभी रिसेंटली पेरेंट्स बने। ठीक है, सो उन लोगों से आप बात करो और उस पर आपको देखेगा कि आप वो थोड़ा सा लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने फैमिली को लेकर, तो वहां पर आपके कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। राइट, सो पॉइंट नंबर 5 हम बात करेंगे हॉस्पिटल्स। ठीक है, हॉस्पिटल्स स्टाफ आपने देखा होगा, नर्सिंग होम्स वगैरह या फिर मेडिकल स्टोर्स। आप जब भी देखोगे हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात करनी है, सो आप देखिए आपके घर के आसपास बहुत सारे हॉस्पिटल्स होंगे, बहुत सारे नर्सिंग होम्स होंगे या फिर बहुत सारे हो सकता है मेडिकल स्टोर्स हैं। सो आप वहां पर जाइए और वहां पर जाने के बाद आप उनसे एक डाटा के लिए रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स में या फिर नर्सिंग होम्स में जिन जिन फैमिलीज में या जिन फैमिलीज के अंदर चाइल्ड हुआ है, चाइल्ड बॉय हुआ है, चाइल्ड गर्ल हुए हैं, सो उनको हम यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल स्टोर पर जाकर हम उनको बोल सकते हैं कि भाई मैं अपना कुछ मार्केटिंग पैम्पलेट यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, जिससे कि यहाँ पर मेरे को कोई कन्वर्जन के लिए कुछ लोग यहाँ पर मिल जाए जिनको मैं प्लान समझा सकूं, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस कर सकूं। राइट, या फिर आप नर्सिंग होम्स में जाके या हॉस्पिटल में जाके एक इवेंट टाइप भी कर सकते हो अवेयरनेस कहके कि यहाँ पर हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, जिससे कि लोगों के अंदर अवेयरनेस है और उनको अगर जरूरत हो तो वो जाकर वहां से भी बाय कर सकते हैं। इवन आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम कभी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर कभी कभी कुछ स्टैंडीज या मार्केटिंग के लिए कुछ ना कुछ लगा रहता है। ठीक है, वो सभी हॉस्पिटल्स में नहीं होता, वहां से हमें परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम्स में यहाँ पर अपना मार्केटिंग या स्टैंडीज वगैरह लगा सकते हो। राइट, सो एक ये भी तरीका होता है आप लीड जनरेशन का। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की, सेंड देम गिफ्ट ग्रीटिंग्स योर न्यू बॉर्न बेबी। मतलब मान लीजिए अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में या आपके पास कुछ बहुत सारे लोगों का डाटा आ जाता है जिनकी फैमिलीज में न्यू बॉर्न बेबी हुआ है। ठीक है, सो उस केस में आप क्या कर सकते हो, कुछ गिफ्ट या ग्रीटिंग्स वगैरह बना के आप उन लोगों के घर पर डिस्पैच कर सकते हो, उनको कोरियर करा सकते हो। इस तरीके से एक्टिविटी करके आप लीड जनरेट कर सकते हो और साथ में अपना एक विजिटिंग कार्ड लगा सकते हो जिसमें आप उनको बता सकते हो कि भाई आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए, सो आप अपने बच्चों को या फैमिली को टेक केयर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराओ और हेल्थ इंश्योरेंस का ये बेनिफिट होता है। ठीक है, आपने थोड़ा सा उनको मार्केटिंग कर दिया और साथ में अपना नंबर दे दिया कि फॉर मोर डिटेल प्लीज कॉन्टेक्ट मी। इस तरीके से आपने ग्रीटिंग्स के अंदर अपना मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट होता है, क्योंकि देखो ग्रीटिंग्स ऐसी चीज है जो लोग नॉर्मली फेंकेंगे नहीं। अगर आप कोई पैम्पलेट बांटोगे तो पैम्पलेट तो लोग नॉर्मली फेंक देते हैं। ठीक है, बट आपका जो ग्रीटिंग है जिसके अंदर विशेष है बच्चों के लिए, सो वो नॉर्मली कोई भी पर्सन फेंकेगा नहीं। और कहीं ना कहीं अगर आप उसके साथ ग्रीटिंग के साथ अपना विजिटिंग कार्ड लगा देते हो, कुछ इस तरीके से एक्टिविटी करते हो, सो यहाँ पर आपको रिवर्ट मिलेगा, आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। राइट, सो इस तरीके से हम एक्टिविटीज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, सर्च लीड्स थ्रू एफबी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन। अगर आप मान लीजिए सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करना चाहते हो, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप अगर लीड जनरेशन करना चाहते हो तो मैं बोलूंगा सबसे बेस्ट तरीका है आज की डेट में। बट अगर आप ये करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने वार्म मार्केट के ऊपर काम करना आना चाहिए। मतलब कि जो आपकी ऑलरेडी लिस्ट है, ठीक है, उसके ऊपर आपने काम किया हो, आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो। क्योंकि जब भी आप किसी अननोन पर्सन को अप्रोच करोगे, जैसे कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पर, सो वो आपसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी रेज कर सकता है। जिससे होगा क्या, जिससे कहीं ना कहीं अगर आप आंसर नहीं कर पाओगे, कोई चीजों के बारे में आप नहीं बता पाओगे, सो वो आपकी लीड कन्वर्ट नहीं होगी, वो लीड आपकी खराब हो जाएगी। सो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जब भी आप सोशल मीडिया से लीड जनरेशन की प्लानिंग करें, उससे पहले आपको एक सफिशिएंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, अदरवाइज आप अपने लीड्स को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। राइट, सो इस तरीके से भी हम सोशल मीडिया से लीड जनरेट करके आप यहाँ पर क्लोजर कर सकते हो। नेक्स्ट 8 पॉइंट है जहां पर आप कर सकते हो बल्क मैसेज फॉर प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास, देखा होगा आपके पास भी बहुत सारे सुबह से शाम तक बहुत सारे मैसेज आते हैं। ठीक है, कि आप लोन ले लीजिए, आप इंश्योरेंस करा लीजिए,
आप कुछ क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। तो इस तरीके की मार्केटिंग आप लोग भी करा सकते हो। सो बहुत सारे वेंडर्स होते हैं मार्केट में जो कि बल्क मैसेजिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आप उनको थोड़े से नॉमिनल चार्जेस में, आई थिंक वो 8 पैसे से लेकर 10 पैसे 15 पैसे इस तरीके से वो होता है। सो आप यहाँ पर बल्क मैसेजिंग करके आप यहाँ पर लीड जनरेशन कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आपने एक अपना मैसेज बनाया छोटा सा और उसमें अपना नाम दे दिया कि इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपने अपना नाम और नंबर दे दिया, ठीक है। इस तरीके से लोग आपको कन्वर्ट प्रोस्पेक्ट मतलब आपकी लीड्स कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएंगी, आपके पास कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो आप बल्क मैसेज से भी यहाँ पर अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। सो ये भी एक तरीका होता है जिससे कि आप कर सकते हो। पॉइंट नंबर 9, गेट रेफरेंसेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। मान लीजिए आपने कोई भी प्लान सेल किया, ठीक है, या फिर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस सेल किया, आपने कोई मोटर इंश्योरेंस सेल किया। सो मोटर इंश्योरेंस वाले से कस्टमर से आप मोटर इंश्योरेंस के रेफरेंसेस ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने किसी को हेल्थ इंश्योरेंस सेल किया और वो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर तो ऑब्वियस है, तो आप उससे कहीं ना कहीं रेफरेंसेस ले सकते हो उनके नियर एंड डियर फैमिलीज के अंदर, जिससे कि आपके पास बिजनेस आने के चांसेस हो जाए। तो ये भी आपके एक प्रोस्पेक्टिंग करने का जरिया हो सकता है, तरीका हो सकता है। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। देखिए, मांगने से कुछ नहीं होगा। अगर सामने वाले से आप बोलोगे सर मेरे को 2 रेफरेंसेस दे दीजिए जिनसे कि मैं उनकी फैमिली को भी सिक्योर कर पाऊं, उन लोगों को भी समझा पाऊं। सो इस तरीके से मांगने से कई बार होता है कि सामने वाला आपको बोलता है ठीक है जी मैं बताऊंगा, या कई बार होता है अगर आप इस तरीके से बोलोगे तो सामने वाला आपको नाम और नंबर भी दे देगा, ठीक है। सो मांगने से आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप हमेशा कॉन्टेक्ट्स मांगिए, रेफरेंसेस मांगिए। अगर मान लीजिए हमने 10 लोगों से बोला और 2 ने दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 2 लोगों ने अगर हमें 2-2 रेफरेंसेस दे दिए तो हमारे पास 4 लोगों के नए नंबर्स आ गए, राइट। सो इसी तरीके से हम यहाँ पर रेफरेंसेस मांग सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से, ठीक है। सो गेट फ्यू नंबर्स फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैंने लिखा फ्यू नंबर्स फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं बोलूं अपने मामा जी से, अपने चाचा जी से कि मैंने अभी इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस शुरू किया है। सो आप अपने सर्कल में से मुझे 5-6 लोगों का नाम दे दीजिए जिससे कि मैं उनसे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस कर सकूं, उनसे बात कर सकूं। अगर किसी को जरूरत होगी तो मैं उनको सेल भी कर सकूं, उनको यहाँ पर उसका बेनिफिट भी दे सकूं। सो अगर मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड्स में या अपनी फैमिली में किसी को बोलता हूँ कि भाई मेरे को कम से कम 8-10 लोगों का या 10-12 लोगों का नाम नंबर दे दीजिए जिससे कि मैं बात कर सकूं इंश्योरेंस के लिए। सो यहाँ पर आप देखिए फैमिली मेंबर्स नॉर्मली हमें मना नहीं करेंगे इस चीज के लिए। सो यहाँ पर हमें ये बेनिफिट मिल जाएगा कि हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से काफी सारे नंबर्स कलेक्ट कर सकते हैं, उन लोगों का डाटा यहाँ पर उनका रेफरेंस लेकर लोगों के घर पे जाके हम प्लान समझा सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर एक तरीका ये भी हो सकता है। नेक्स्ट, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर सबसे मेन चीज की, पॉइंट नंबर 11, मेक योर फर्स्ट 100 पीपल लिस्ट टू एक्सप्लेन अबाउट इंश्योरेंस। देखो, जब तक कि हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 11 को फॉलो नहीं करेंगे ना, सो जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपको मैं ये समझा देता हूँ, इसको बड़े ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 11, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है। आज है 10 तारीख, ठीक है। आज के लिए नहीं बोलूंगा बट मैं बोलूंगा कल 11 तारीख है। सो 11 तारीख को आपको अपने 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, 100 लोगों की लिस्ट प्रिपेयर करनी है। अब उसके लिए क्या करना है, आप एक्सेल पे कर सकते हो या फिर आप अपने पेपर पे कर सकते हो। आपने फोन उठाना है। अब फोन में से आपको ये नहीं सोचना कि भाई ये मेरे मामा जी का लड़का है, ये मेरे चाचा है, ठीक है, ये पॉलिसी नहीं लेंगे, ये पॉलिसी नहीं लेंगे। सो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें अपने हिसाब से इमेजिन नहीं करना कि वो लेंगे या नहीं लेंगे, हमें जस्ट यहाँ पर लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट बनाते हुए हमने यहाँ पर लोगों का नाम, लोगों का मोबाइल नंबर, दूसरी जगह एक कॉलम में हमने नाम लिखा, दूसरे कॉलम में हमने यहाँ पर नंबर लिखा। अब तीसरा या चौथा पांचवा 3-4 कॉलम एक्स्ट्रा बना के रखिए जिसमें हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायरमेंट्स, जिसमें हम यहाँ पर लिखेंगे फॉलोअप कब करना है, जिसमें यहाँ पर लिखेंगे स्टेटस, जिसमें हम यहाँ पर लिखेंगे क्लोजर डेट, ठीक है। सो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, ठीक है। कल अगर आप 11 तारीख है, कल इसको कंप्लीट कर लेते हो। सो परसों से आपको क्या करना है, परसों से 12 तारीख से लेकर आपको 21 तारीख तक 10 दिन तक, अगले 10 दिन तक 12 तारीख से 21 तारीख तक आपको 10-10 लोगों से डेली बात करनी है। क्योंकि देखो आज की डेट में आप लोग भी घर पर बैठे हो कहीं ना कहीं, ठीक है, और आप जिनसे बात करने वाले हो वो लोग भी घर पर है। तो कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल है कि अगर मान लीजिए आपने 10-10 लोगों से डेली बात करी, सो आप ये देखिए हमने किन लोगों की लिस्ट बनाई थी, अपने फ्रेंड्स की, अपने फैमिलीज की। सो अगर हमने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज की 100 लोगों की लिस्ट बनाई, सो आपने उनको जस्ट अबाउट एक्सप्लेन करना है इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है। अब कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है। बट यहाँ पर आपको सबसे पहला काम करना है, अपनी 100 लोगों की लिस्ट बनानी है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, जब तक आप इंश्योरेंस सेल नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप ये मान के चलो जो हम 100 लोगों की लिस्ट बना रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए बना रहे हैं, उनको इंक्रीज करने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ जाए इसलिए हम बना रहे हैं। आप ये मान के चलो ये 100 लोग जो है ना, इन लोगों में से एक भी लोगों की पॉलिसी मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। जस्ट मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जस्ट मैं अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहता हूं, इसीलिए मैं इन 100 लोगों से बात करूंगा। देखो हमारा जो काम है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, आप लोगों का जो काम है वो सिर्फ इतना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्च करना है, उनसे प्रेजेंटेशन करनी है और उनको क्लोजर करना है। मतलब कि हमें उनको लोगों को ढूंढना है, लोगों जो एक्चुअल जिनको जरूरत है उन लोगों को ढूंढना है, उन लोगों को प्रेजेंटेशन देनी है और फाइनली हमें क्लोजर करना है। तो कंप्लीट सेल प्रोसेस यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर 11 पॉइंट में मैंने आपको बताया 100 लोगों की लिस्ट बनानी है और 12 तारीख से 21 तारीख तक डेली आपको 10-10 लोगों से बात करनी है। सो जैसे ही हम 10-10 लोगों से बात करेंगे, सो आपको यहाँ पर कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग तरीके की निकल के आएगी। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। ठीक है, आप उनको क्या बोल सकते हो कि भाई हम टॉप अप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने टॉप अप के बारे में सीख लिया। ठीक है, अब मान लीजिए किसी ने बोला कि नहीं मेरे को यहाँ पर पॉलिसी तो लेनी है बट वहां पर प्रीमियम महंगा है। ठीक है, कोई पर्सन बोलेगा नहीं यार मेरे रिलेटिव में मेरा पुराना एजेंट है, मैं उससे जाकर लूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखोगे, जब मैं आपको एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप ये मत सोच के कॉल करना कि यहाँ पर आपकी पॉलिसी सेल होगी। यहाँ पर आप यही सोचकर काम करना कि यहाँ से आपका एक्सपीरियंस गेन होना शुरू हो जाएगा। लोग किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको उसका क्या आंसर करना है। क्योंकि देखो अगर मैं आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी को कहीं पर कोई दिक्कत आती है, तो आप हमारे को उससे कनेक्ट करा सकते हो, कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हो। ठीक है, बट किसी अननोन पर्सन को आप कोई चीज समझा रहे हो और वहां पर अटक जाते हो, सो वहां पर आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं कर सकते हो, क्योंकि सामने वाले का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाएगा। ठीक है, वो ये सोचेगा यार आप लोगों को कुछ नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आएगा, सो वो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और वो प्लान शायद ना ले। ठीक है, सो इसीलिए हमें सबसे पहले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से स्टार्ट करना चाहिए। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि यहाँ पर हमें पॉलिसी बेचना है। ठीक है, हमें यहाँ पर जस्ट एक्सपीरियंस लेना है, उन लोगों से बात करनी है। हमें यहाँ पर बात करनी है सिर्फ किस तरीके से कि भाई हम इंश्योरेंस की अवेयरनेस कर रहे हैं, हम आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी हम बात करेंगे किस तरीके से बात करनी है, कैसे अप्रोच करनी है। पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पर अप्रोच। अब किस तरीके से हमें बात करनी है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे। आपको जस्ट हमने डाटा बना लिया, डाटा बनाने के बाद हमें 10-10 लोगों से बात करनी है। सो हम किस तरीके से बात करेंगे जरिए समझते हैं। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1, मेक योर ऑन अप्रोच पिच। मतलब कि आप अपनी अप्रोच करने के लिए जो पिचिंग बनानी है, जो आपको बोलना है वो आप अपनी बनाइए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, नमस्कार सर मैं राहुल जैन बात कर रहा हूँ। आप इसको समझना ध्यान से, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये पिच है, जिस तरीके से आपको लोगों से बात करनी है। ठीक है, नमस्कार सर मैं राहुल जैन बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस देखो के ब्याह से, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ओके, थैंक यू सर। सर इंश्योरेंस देखो में एक बहुत अच्छा प्लान आया है जिसमें आपको 1 करोड़ का रिस्क कवर मिल सकता है, जिसके लिए आपको 600 रुपए पर मंथ देना होता है। ठीक है, और अगर सर आप इसको प्लान को लेते हैं तो आपका जो कवरेज है वो 85 ईयर्स तक रहता है। ठीक है, सो 85 साल तक आपका रिस्क कवर भी रहने वाला है। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने उसको एग्जैक्ट वही चीज सुनाई, वही चीज बताई जो उसको सुनने के लिए अच्छा लगे। ठीक है, मैंने उसको क्या बोला, 1 करोड़ का रिस्क कवर प्लस आपको 600 रुपए महीने का पे करना है, और साथ में मैंने उसको बोला भाई 85 ईयर्स तक कवरेज है। ये तो बात थी टर्म इंश्योरेंस की। सो हेल्थ इंश्योरेंस कैसे पिच करना है वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अननोन पिचिंग बता रहा हूँ, अननोन लोगों के लिए पिचिंग बता रहा हूँ। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कैसे बात करनी है वो भी हम बात करेंगे अभी। अननोन के साथ कैसे पिच करना है आप जरा समझते हैं। नमस्कार सर मैं राहुल जैन बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस देखो के ब्याह से, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ओके, थैंक यू सर। सर इंश्योरेंस देखो में बहुत अच्छा प्लान है जिसके अंदर आपको 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलता है। और सर अगर आप ये प्लान लेना चाहते हैं तो आपकी फैमिली के लिए लगभग आपका ये 500 रुपीज पर मंथ आपका प्रीमियम होगा, और आपका पूरे साल के लिए यहाँ पर कवरेज मिलेगा। और सर मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ कि सर अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी या 10 लाख का क्लेम हो जाता है तो आपको कंपनी 10 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है, जिसको हम रिस्टोर बेनिफिट कहते हैं। सो अगर आप ये लेना चाहते हो सर, सो इसके लिए आपको यहाँ पर 500 के अप्रॉक्स आपको मंथली पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसके लिए आपको यहाँ पर 10 लाख का कवरेज डे 1 से भी मिल जाने वाला है। ठीक है,
सो यहाँ पर मैंने उसको क्या बोला, यहाँ पर मैंने बोला 10 लाख का कवरेज मिलेगा, 500 रुपए पर मंथ मिलेगा और आपको ये 1 साल तक पूरा मिलेगा। और अगर आपका 10 लाख खत्म हो जाएगा सो कंपनी आपको दोबारा 10 लाख देगी, जिसके लिए आपको प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, राइट। सो मैंने उसको वो बोला जो उसको सुनने की, जो उसको सुनना चाहिए था, जो चीज एक्चुअल में बेनिफिट है, राइट। यहाँ पर मैंने 500 बोला, बट आप प्रीमियम चेक कर लीजिएगा कौन सा किसका क्या प्रीमियम है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको पिचिंग दे रहा था, ठीक है। इसी तरीके से हमने बात करनी है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 में व्हेन कस्टमर इज कमिंग टू लिसन मोड, ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल हमें उसे बतानी है। मान लीजिए कस्टमर यहाँ पर आपको सुनने के लिए तैयार है, बिल्कुल चीजों को समझने के लिए तैयार है। सो यहाँ पर हमें उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है, कंप्लीट डिटेल देनी है, ठीक है। आप कोशिश करो क्लाइंट को जूम मीटिंग पर ले आओ और जूम मीटिंग पर लाके उसको सारी चीजें उसको लाइव दिखाओ और लाइव दिखाने के बाद यहाँ पर कन्वर्जन करो, राइट। सो सबसे बेटर तरीका है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए हम बाहर निकल के फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, सो जिसके लिए हम जूम मीटिंग से लोगों को यहाँ पर डिटेल बता सकते हैं, उसको बेनिफिट बता सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में सर इसके लिए आपको बस 5 मिनट का टाइम लगेगा, जिसमें हम इसको प्लान को स्टार्ट कर सकते हैं। सर अगर मैं आपको पूछूं कि अगर हम देखो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो नहीं पूछने होते, ठीक है, या ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 4। सर इसके लिए मैं आपसे जस्ट 5 मिनट चाहता हूँ जिसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता सकूं। तो सर आपको इसके लिए कुछ चीज की रिक्वायरमेंट भी होती है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और इनकम प्रूफ, ठीक है। सो यहाँ पर आप कस्टमर को क्या बोल सकते हो कि सर आपको जस्ट मैं 5 से 10 मिनट लेने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा इस प्लान के बारे में। सर अगर आप इसको फाइनलाइज करते हो तो सर हमें इसमें सिर्फ आधार कार्ड की और कुछ डिटेल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो आप कस्टमर को इस तरीके से बोल सकते हो जिससे कि कस्टमर हमेशा आपको ये बोले कि हाँ यार ठीक है, आधार कार्ड तो मेरे पास अवेलेबल है, या जो भी डिटेल्स है वो मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। सो हमें 5 से 10 मिनट के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, सारी डिटेल्स उसे बतानी है, जिससे कि वो पर्सन, सामने वाला पर्सन कन्वेंस हो जाए, उसको सारे बेनिफिट्स के बारे में पता लग जाए, राइट। सो इसी तरीके से हमें यहाँ पर लोगों को अप्रोच करना है। ये बात हुई थी हमारी अननोन लोगों से। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, 100 लोगों से बात करनी है और उनको प्लान भी नहीं बेचना, सिर्फ अवेयरनेस करनी है। सो यहाँ पर जरा ध्यान से समझना कि हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कैसे बात करेंगे, राइट। तो मैं आपको एक डेमो करके दिखा रहा हूँ और डेमो के अंदर आपको एक्चुअल में समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हमें बात करनी है, किस तरीके से यहाँ पर बेनिफिट हम दे सकते हैं, सामने वाले को समझा सकते हैं। नमस्कार मामा जी, राहुल बात कर रहा हूँ, कैसे हैं? अच्छा बहुत बढ़िया, ओके ओके, ठीक है मामा जी, बहुत बढ़िया, ठीक ही रहना चाहिए। और बाकी सब ठीक है घर में? अच्छा, ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो मामा जी जस्ट मैं यहाँ पर आप लोगों से काफी दिन हो गए बात किए हुए, तो मैंने कहा चलो आज फोन मिला लेता हूँ। सो मैं यहाँ पर बात करना चाह रहा था कि आप लोग जैसे कि ठीक है, अभी सब कुछ ठीक है। सो यहाँ पर देखो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार मेरे से कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि मतलब मेडिसिन वगैरह लेके किस तरीके से ठीक हो गए, ठीक है। सो मैं आपको भी कुछ इलाज या कोई ट्रीटमेंट हो सकता है वो बता दूंगा, ठीक है। और काफी टाइम हो गया तो मैं बात नहीं किया, तो मैं जस्ट हालचाल लेने के लिए बात कर रहा था यहाँ पर। और मामा जी मैं आपको ही बता देता हूँ कि अभी ना मैंने एक इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस शुरू किया है। सो जिसमें कि मैं आप लोगों को अवेयर करता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ कि इंश्योरेंस की जरूरत क्यों होती है और कितनी होनी चाहिए, ठीक है। सो आप ये बताइए, आप लोगों ने इंश्योरेंस में कवरेज वगैरह लिया हुआ है? अच्छा लिया हुआ है, ओके। अच्छा भाई का कवरेज नहीं है? अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मामा जी कोई दिक्कत नहीं, देखो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने लिया हुआ अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से जैसे आप बता रहे हो कि भाई ने कवरेज नहीं लिया हुआ और भाभी भी कवर नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह में, तो आप बोले तो थोड़ा सा उनको समझा दूं जिससे कि उनका बेनिफिट हो जाए। क्योंकि देखो आज की डेट में देखो, कोई भी इमरजेंसी आ जाए, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो आपको पता है हॉस्पिटल में 2-3 लाख रुपए का बिल बन जाता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यार कल को अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, सो आपके साथ यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। सो इसीलिए मैं जस्ट चाहता हूँ कि हम 5 से 10 हजार या 10-15 हजार में हम यहाँ पर 5-10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लेके अपने आप को सिक्योर रख पाए, ठीक है। सो एक बार आप अगर भैया हैं तो एक बार बात करा दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, भैया कॉल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बताइए। चलिए ठीक है मामा जी, ओके ओके, थैंक यू मामा जी, ओके। सो यहाँ पर मेरा कन्वर्सेशन खत्म हुआ, दूसरा कन्वर्सेशन मैं भाई से करता हूँ। हाँ जी भैया, नमस्कार, कैसे हैं भैया?
हाँ, हाँ, हाँ। अरे वाह! बहुत बढ़िया। और कैसा काम-वाम चल रहा है भैया? अच्छा, ठीक चल रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो और भाभी कैसी हैं भैया? बाकी घर में सब कैसे हैं? अच्छा, ठीक है। ओके, ओके। अरे वाह! बढ़िया। चलिए। भैया मैं ना एक्चुअली मामा जी से बात कर रहा था, तो मामा जी से पता चला कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह नहीं लिया हुआ। भैया देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी ना एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था, सो उसके साथ कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आई और वो हॉस्पिटल में गया। सो हॉस्पिटल वालों ने भैया पता है 3 साढ़े 3 लाख रुपए का बिल बना दिया। उसको कुछ भी नहीं, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत थोड़ी बहुत दिक्कत थी और आप ये देखो 3 साढ़े 3 लाख रुपए बिल बना दिया। तो भैया मैं बस मामा जी को वही समझा रहा था कि देखो मेडिकल इमरजेंसी किसी के साथ भी आ सकती है, कोई भी कभी भी बीमार पड़ सकता है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा भैया, देखो मैंने ना अभी इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस भी शुरू किया है, जिसमें जस्ट मैं अवेयरनेस देता हूँ कि लोगों को बताता हूँ कि ये बेनिफिट क्यों लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए, जिससे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी है सो आपको बेनिफिट मिल जाए कंपनी की तरफ से, है ना। सो मैं जस्ट यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको 5-7 मिनट में आपको कंप्लीट डिटेल बता देता हूँ इसमें क्या क्या कवर होता है। अच्छा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, भैया बस एक बार आप समझ लो, बाकी ना लेना आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर जस्ट होगा क्या, एटलीस्ट आपके माइंड में रहेगा कि हाँ यार, ये चीज़ें इसमें बेनिफिट मिलती हैं, ठीक है ना? तो हाँ, ठीक है। भैया इसमें ना ये सब चीज़ें बेनिफिट मिलती है, जैसे इसमें आपको रूम रेंट मिल जाता है, फ्री। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जस्ट उनको कंप्लीट डिटेल बता रहा हूँ प्लान की, सब कुछ ब्ला, 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 ब्ला। यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। सो भैया यहाँ पर ना देखिए मैंने जैसे सारे आपको बेनिफिट्स बताए, ये सारे बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं। और भैया इसमें देखो आप जैसे 1 साल का प्रीमियम देते हो और जैसे हम 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं, तो यहाँ पर कंपनी एक एडिशनल बेनिफिट और देती है। अगर मान लीजिए हमारा 10 लाख का क्लेम खत्म हो जाता है, 10 लाख का जो हमने पॉलिसी लिया था उसका क्लेम खत्म हो जाता है, ठीक है? सम एश्योर्ड खत्म हो जाता है। सो यहाँ पर 10 लाख रुपए कंपनी दोबारा देती है। उसके लिए कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल। 10 प्लस 10 की पॉलिसी है भैया ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एक तरीके से 20 लाख की पॉलिसी है, बट आपको 20 लाख इकट्ठा नहीं मिलेगा, 10 एक बार मिलेगा, 10 एक बार मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ, ठीक है भैया, इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर 14,350 रुपए पे करना है। तो अगर आप बोले तो मैं आपको इसका लिंक भेज दूँगा, आपको कुछ डिटेल्स वगैरह सेंड करनी होगी। अच्छा। हाँ, बात बात कर लीजिए, आप मामा जी से बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे बता देना भैया, ठीक है, ठीक है। चलिए, ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा और फैमिली में सभी का ध्यान रखिएगा। तो हम लोग भी सेफ हैं, आप भी सेफ रहिए थोड़ा-सा ना, अभी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी इसका एक बार देख लेना, आपको लगे तो देख लीजिए, है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू भैया। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जस्ट सिंपल कन्वर्सेशन करने की कोशिश करी। मैंने लोगों को समझाया कि यार हेल्थ इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए। यहाँ पर हो सकता है आपको कोई इमीडिएट पर्सन मिल जाए जो कि कहे हाँ यार मेरे को बताओ बेनिफिट, या फिर कोई पर्सन होगा नहीं नहीं मेरे को अभी नहीं लेना, मैंने तो ले रखा है, ठीक है। सो हर तरीके का पर्सन आपको यहाँ पर मिलेगा, बट सबसे मेन चीज क्या है, आपको लोगों से बात करनी है। आपको मैं बोलूं कि अगर आपको 100 लोगों के हालचाल पूछने हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हो? सो फ्रेंड्स आप यही चीज समझो कि अगले 10 दिन के अंदर हमें 100 लोगों के फोन करके 100 लोगों से हालचाल पूछना है कि भाई आपकी फैमिली में कैसा है, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, हम लोग ठीक है, आप लोग भी ठीक रहिए। इस तरीके से हम बात करते 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 कुछ ना कुछ कन्वर्जन तो करेंगे करेंगे, प्लस आप लोगों का एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा, जो कि मैं एक्चुअल में चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अगर आपका एक्सपीरियंस गेन हो गया ना, सो आपके मैक्सिमम डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब हो सकता है चाचा जी का लड़का, मामा जी का लड़का, आपको कोई डाउट आ रहा है, सो आप मुझे कॉल करोगे तो मामा जी का लड़का भी बोलेगा नहीं, वो ये नहीं बोलेगा मुझे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि आपने उसको स्टार्टिंग में बोला था कि भाई मैंने ये इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस अभी शुरू किया है, ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे। सो यहाँ पर क्यों बिक जाएगा आपका प्लान, यहाँ पर आपका प्लान क्यों सेल हो जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी आपका रिलेशन बिल्डिंग हो रखा है, प्लस आपका ट्रस्ट लेवल भी एक हाई पे है, ठीक है। सो ट्रस्ट भी है, रिलेशन बिल्डिंग भी है, सो जस्ट आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है और आपका प्लान सेल हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या सोच के चल रहे हैं, अपने माइंड में क्या लेकर चल रहे हैं कि मेरा एक भी प्लान सेल नहीं होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर 100 कॉल करने के बाद एक भी सेल नहीं हुआ, तो आप लोग एटलीस्ट नेगेटिव ना हो, आप लोग को ये ना लगे कि प्लान नहीं सेल होते, ठीक है। जस्ट इसीलिए मैं आप लोगों को ये बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। बट हमें क्या करना है, हमें लोगों से बात करनी है। ये एक नियम बना लो, ये एक आपको रूल बना लेना है कि एटलीस्ट मुझे 10 से 15 लोगों से डेली बात करनी है।
अगर आप ये रूल बना के काम करते हो ना, सो आप जितना जल्दी चाहते हो उतना जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। आप समझ रहे हो? अगर मैं 10 लोगों से डेली बात कर रहा हूँ, पूरे महीने में 300, एक साल के अंदर 3600 लोगों से। अभी आपको लग रहा होगा 3600 लोग कहाँ से आएंगे? आएंगे ना। जब आप 100 से बात करोगे, 200 से बात करोगे, 500 से बात करोगे, फिर हम लोग सिखाएंगे ना आप कहाँ से पहुंचोगे 3000 4000 लोगों के ऊपर। करो, आपका काम है बस लोगों से बात करना, लोगों से डिस्कशन करना, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर ओपन द कॉल। ओपन द कॉल के अंदर मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हमें यहाँ पर प्लान समझाना है, थोड़ा सा उनको डिटेल देना है, ठीक है। अभी जो टाइम है उसमें हम लोगों को फोन के ऊपर पिच कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम पहले क्या समझाते थे, डोंट सेल योर प्रोडक्ट ओवर द फोन कॉल। मतलब कि हमें फोन कॉल पर प्लान नहीं समझाना होता, ठीक है। हमें सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी होती है कस्टमर से जब भी हम प्लान समझाने के लिए बात करते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए अगर आप मान लीजिए किसी को प्रेजेंटेशन देना है, किसी को कुछ समझाना है, सो आप जूम मीटिंग पर लोगों को लेकर आ सकते हो, जूम मीटिंग के थ्रू लोगों को यहाँ पर समझा सकते हो प्लान के बारे में, और फाइनल भी वहां पर करके उसका पेमेंट लिंक जनरेट कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे कि डॉक्टर करता है कि अपनी अपॉइंटमेंट सेल करता है, अपना कभी भी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन अगर उसे देना, तो वो हमेशा पेशेंट को अपने सामने बिठाकर ही डॉक्टर अपॉइंटमेंट प्रिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है। सो वो अपना जो ट्रीटमेंट कर रहा है वो ट्रीटमेंट पेशेंट के सामने कर रहा है। सो यहाँ पर हमारा भी क्या काम है, हम अपना काम फोन पर ना करें, हम अपना काम हमेशा अपने क्लाइंट के सामने बैठकर करें, उसको पूरा प्रेजेंटेशन उसके सामने जाकर दें, ठीक है। सो यहाँ पर हमें एज अ डॉक्टर ट्रीट करना है, बट अभी के लिए यहाँ पर मैं बोलूंगा क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशन है, हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, सो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, फोन कॉल पर कर सकते हैं, ठीक है। और फोन कॉल के अलावा हम जूम मीटिंग्स पर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 3, ऑलवेज गिव द इंट्रोडक्शन बिफोर यू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। अब जब भी हम किसी पर्सन के साथ इंट्रोडक्शन प्रेजेंटेशन करें, सो थोड़ा सा हम अपने बारे में जरूर बताएं कि भाई मैंने अभी इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस शुरू किया है, ठीक है। मैं इस तरीके से इतने लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, इतने लोगों को मैंने यहाँ पर सिक्योर किया हुआ है, इतने लोगों की फैमिली को प्रोटेक्ट किया हुआ है। सो कुछ इस तरीके से हमने अपना खुद का इंट्रोडक्शन बनाया। जरूरी नहीं है बहुत बड़ा बनाना, हम जस्ट अपने बारे में एक दो लाइनें उनको बता के हम उनसे स्टार्ट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। और प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ चीजें और भी पूछनी होती है लोगों से कि भाई आपको किस तरीके के प्लान चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब कुछ पर्सन होंगे जो कहेंगे सीधा आपको मैटरनिटी प्लान चाहिए, कोई कहेगा ओपीडी प्लान चाहिए, कोई पर्सन कहेगा आप बताइए कि कौन सा बेस्ट है। सो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लोगों को गाइड कीजिए, ठीक है। सो इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट सामने वाले के माइंड में समझ लेना है। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रेजेंटेशन देने से पहले चीजों को नहीं समझेंगे, तो हो सकता है मैं अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन देता रहूं और बाद में उसको ना समझ आए, ठीक। तो क्योंकि अब आपको स्टार्टिंग में मैंने समझाया था टीवी के टाइम पे, जब भी टीवी हमें खरीदना होता था तो हम टीवी का साइज, कौन सा साउंड सिस्टम चाहिए, कौन सा एलईडी चाहिए, एलसीडी चाहिए, वो सब हमने चूज करके एक सेल्स पर्सन को बता दिया और उसने मेरे को फाइनलाइज एनालाइज करने के बाद एक सॉल्यूशन दिया, ठीक है। सो इसी तरीके से हम यहाँ पर कस्टमर से चीजों को पूछेंगे, चीजों की रिक्वायरमेंट उसकी पूछेंगे कि आपको किस तरीके की जरूरत है, कितने पॉलिसीज की, कितने सम एश्योर्ड की जरूरत है, ठीक है। सो अब फाइनली हम अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन देके यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो, राइट। पॉइंट नंबर 4 के अंदर आस्क योर एक्चुअल नीड एंड रिक्वायरमेंट। आप कस्टमर से रिक्वायरमेंट और नीड पूछेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, ऑलवेज थिंक दैट यू आर इन द सीट ऑफ कस्टमर देन व्हाट यू रिक्वायर्ड। मतलब मान के चलिए अब कस्टमर से आपने ऐसे बात करनी है कि आप कस्टमर की जगह बैठ के देखिए, ठीक है। मान लीजिए मैं एक एडवाइजर हूं, आप मेरे कस्टमर हैं, ठीक है। सो एडवाइजर को ऐसा सोचना है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कस्टमर ने बोला मेरे को मैटरनिटी प्लान चाहिए, 15,000 के बजट में चाहिए, जिसके अंदर मेरे को 30,000 या 40,000 का मेरे को क्लेम मिल जाए। सो अब ये सोचिए कि अगर मेरे को एक्चुअल में मेरे को खुद को वो जरूरत होती तो मैं कौन सी कंपनी का प्लान आपको सजेस्ट करता या खुद के लिए अपना कौन सा प्लान लेता, ठीक है। सो आपको इस तरीके से रिक्वायरमेंट निकालनी है और उसको अपनी सीट पर, कस्टमर की सीट पर बैठकर सोचना है कि कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आप यहाँ पर अच्छे से सॉल्यूशन सर्च कर पाओगे और सामने वाले को यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाओगे, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे, आपको हमेशा अपने फेस के ऊपर स्माइल रखना है जब भी हम लोगों से बात करें, लोगों से कोई भी डिस्कशन करें, ठीक है। हमें हमेशा इस तरीके से, अब जरूरी नहीं है कि हो सकता है अभी हम लोग घर में बैठे हैं तो घर में लड़ाई हो गई और हम उसी मूड से लोगों से बात कर रहे हैं और कोई मजा ही नहीं आ रहा, ठीक है। सो सामने वाला भी आपको बोलेगा भी किस तरीके से बात कर रहे हो, थोड़ा सा एटीट्यूड
मतलब इस मेरा सिंपल यहाँ पर एक ही कहना है कि आप लोगों को स्माइल रखना है फेस पे जब भी हम लोगों से बात करें, राइट। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ गए हैं, अब हम बात करेंगे कंसेप्ट की। ठीक है, कंसेप्ट क्या है? अब जब भी हम कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, आपको यहाँ पर लोगों को जब भी प्रेजेंटेशन देनी है तो आपको हमेशा क्या करना है, अपना विजिटिंग कार्ड देना है या अपने बारे में इंट्रोडक्शन देनी है, क्योंकि अभी फिजिकली हम फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं। सो विजिटिंग कार्ड का तो यहाँ पर रोल नहीं आएगा, बट जब भी हम यहाँ पर क्लाइंट के पास किसी मीटिंग पर जाते हैं, फेस टू फेस कस्टमर से मिलते हैं, सो हमेशा आप एक हैबिट में डालिए कि हमें यहाँ पर अपना विजिटिंग कार्ड कस्टमर को देना है, जिससे कि वो एटलीस्ट मेरे बारे में या मेरी प्रोफेशन के बारे में चीजों को समझ पाए, राइट। आस्क हिम टू इनवाइट फैमिली मेंबर बिफोर स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। इससे पता लग जाएगा कि डिसीजन मेकर कौन है। मान लीजिए जब भी हम किसी फैमिली में प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, ठीक है, सो आप हमेशा प्रेजेंटेशन के लिए, मान लीजिए किसी हस्बैंड को, किसी पर्सन को आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए गए, तो आपने उनको बोला, अगर घर पर हम गए, सो आपने उनको बोला कि सर आप अगर किसी प्रेजेंटेशन में किसी फैमिली मेंबर को लेकर बैठाना चाहते हो तो बैठा सकते हो, जिससे कि कंप्लीट डिटेल मिल जाए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो लोगों को भी बेनिफिट समझ आ जाए। ठीक है सर, आप अपने फादर को, अपनी वाइफ को, अपने मदर को, जिसको भी बैठाना चाहते हो बैठा सकते हो। अब हो सकता है कस्टमर बोले नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिसीजन लेता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या वो बोलेगा हाँ ठीक है, मैं अपनी वाइफ को बुला लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपको वो कल बोलेगा, प्रेजेंटेशन देने के बाद बोलेगा कि मैं वाइफ से पूछ के कल बताऊंगा। इससे बेटर क्या है, इससे बेटर ये है कि हमने वाइफ को पहले ही बुला लिया प्रेजेंटेशन से पहले। ठीक है, सो यहाँ पर हमें एक चीज का पता लगा कि जब भी हम लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं, सो हमेशा हम अपने फैमिली मेंबर्स को भी इनवाइट करें, जिससे कि हम पता लगा सकें कि एक्चुअल में डिसीजन मेकर कौन है। अगर मान लीजिए उन्होंने बोला हाँ ठीक है मैं वाइफ को बुला लेता हूँ, तो इसका मतलब है कि या तो उनका 50-50 डिसीजन होगा या फिर होगा कि कंप्लीट डिसीजन वाइफ का होगा, राइट। सो इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो, फैमिली मेंबर्स को इनवाइट कर सकते हो प्रेजेंटेशन देने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछेंगे कि सर आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, ठीक है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के पूछ सकते हैं पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, जिससे कि आप लोगों का रिलेशन बिल्डिंग हो जाए, ठीक है। क्योंकि रिलेशन बिल्डिंग होना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारा रिलेशन बिल्ड हो जाता है, उसके बाद ट्रस्ट बिल्ड होता है, ट्रस्ट के बाद आपका प्लान सेल हो जाता है, ठीक है। सो आपको पूछना है कि सर आपकी वाइफ जो है वर्किंग है नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सर आप प्राइवेट जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो? अच्छा, ओके। तो इस तरीके से हमें लोगों से क्वेश्चंस पूछने हैं। आपका खुद का घर है या रेंटेड घर है, ठीक है। आप लोन पर रहते हो, आपने कोई लोन लिया हुआ है, लोन नहीं लिया हुआ, ठीक है। आपका किस तरीके के प्लानिंग आप चाह रहे हो, मैरिज का, एजुकेशन का, ठीक है। सो आपने कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछने हैं जिससे आपको कस्टमर की नीड के बारे में, प्रोस्पेक्ट के बारे में पता लग जाए, राइट। अब इससे जैसे हमारा रिलेशन बिल्डिंग होगा, अब हो सकता है जैसे मान लीजिए आप किसी क्लाइंट से, किसी कस्टमर से बात कर रहे हो, सो आपने बोला कि आपने जैसे पूछा प्राइवेट जॉब, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन और क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन आता रहेगा, ठीक है। सो आप जितना ज्यादा कस्टमर से क्वेश्चन पूछोगे ना, सो उतना ज्यादा आपको आंसर्स मिलेगा कस्टमर के बारे में, उतना ज्यादा आप जान पाओगे। जैसे आपने पूछा कस्टमर से कि सर आप कौन सी जॉब में हो, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में? कस्टमर ने बोला प्राइवेट जॉब में। अब कस्टमर ने बोला कि जी प्राइवेट जॉब में कौन सी कंपनी में हो सर? तो उसने बोला जी एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ, कस्टमर ने बोला टीसीएस में हूँ, ठीक है। अब ओह अच्छा टीसीएस में, ओ सर मेरे एक फैमिली, या आप बोल सकते हो, या हो सकता है आपके रिलेशन में कोई निकल जाए, तो सर बोल सकते हो कि सर मेरे मामा जी का लड़का भी टीसीएस में है। अच्छा सर कौन सी ब्रांच है आपकी, कौन से लोकेशन में आपका ऑफिस? अच्छा वहां पर, ओ मेरे मामा जी का लड़का भी उसी में है। अच्छा कौन से डिपार्टमेंट में है सर? तो यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है कि आपका और उसका रिलेशन बनने से कोई ना कोई कनेक्शन निकल जाए। जब कोई ना कोई कनेक्शन निकल जाएगा तो आपकी बॉन्डिंग उससे ज्यादा हो जाएगी, और बॉन्डिंग होने से क्या होगा, ट्रस्ट लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ट्रस्ट लेवल इंक्रीज हुआ तो फाइनली आप कहीं ना कहीं धीरे 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 बढ़ते हुए आप क्लोजिंग की तरफ जा रहे हो, ठीक है। सो इसीलिए मैं बोलता हूं जब भी हम लोगों से बात कर रहे हैं, सो अननोन लोगों से बात कर रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन से जो जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते या वो हमारे में ज्यादा नहीं जानता, सो पहले हमेशा रिलेशन बिल्डिंग करनी चाहिए और फाइनली हमें अपने प्लान के बारे में डिस्कशन करना चाहिए, ठीक है। सो इसी तरीके से हम लोगों से यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 के अंदर हमें क्या करना है, फैक्ट फाइंडिंग एंड एनालाइज एंड प्रपोज। मतलब कि हमें लोगों की फैक्ट फाइंडिंग करनी है कि किस तरीके की जरूरत है, क्या जरूरत है, एनालाइज करना है कि कौन सा सॉल्यूशन देना चाहिए, कौन सा बेनिफिशियल है, और फाइनली प्रपोज करना है, उसको बताना है कि भाई ये वाला प्लान आपके लिए बेटर है, राइट। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले
ऑलवेज हैंडी विद द प्लान ब्रोशर्स, प्रीमियम चार्ट एंड एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस। मतलब कि जब भी हम किसी प्लान के बारे में, किसी चीजों के बारे में कस्टमर को समझाते हैं, बताते हैं, सो यहाँ पर आपको हमेशा फैक्ट फाइंडिंग के टाइम पे ये देखना है कि आपके पास ब्रोशर्स है कि नहीं है, ठीक है। प्रीमियम चार्ट, अब पहले प्रीमियम चार्ट चलते थे बट अभी ये ऑनलाइन हो चुका है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कस्टमर के पास सॉरी आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन डला हुआ है कि नहीं, इंश्योरेंस देखोगा, अगर नहीं डला हुआ आप डाल लीजिए, ठीक है। डालने के बाद अपना लॉगिन रखिएगा, ठीक है। लॉगिन रखने के बाद आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली या कस्टमर की फैमिली साइज के अकॉर्डिंगली आपको प्रीमियम निकाल के कस्टमर को दिखा देना है, राइट। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, अभी पहले ऑफलाइन चलता था बट अभी ऑनलाइन हो गया, तो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कस्टमर की क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। कौन सा मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ठीक है, कौन सी ऑक्यूपेशन है, कहाँ पर जॉब करता है, ठीक है, प्लस उसका हाइट वेट कितना है, उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, नॉमिनी किसका है। सो ये सारे डिटेल्स आपको हैंडी होना चाहिए, आपके पास हैंडी रहना चाहिए, जिससे कि अगर हम मान लीजिए क्लोजर की तरफ बढ़े, प्रपोजर की तरफ बढ़े, सो यहाँ पर आपको सारी चीजें पूछने की जरूरत ना हो, इतना एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिल जाए, राइट। Point number two, attend the company's meeting to get the complete details about the policies and login process and so on. यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ अलग अलग चीजों के बारे में। इसी तरीके से हमारी जो कंपनीज की मीटिंग है, ठीक है, इंश्योरेंस देखो के बिहाफ से अलग अलग कंपनीज की मीटिंग होती है, ठीक है। मणिपाल का प्रोडक्ट हो सकता है, मैक्स का प्रोडक्ट हो सकता है, एचडीएफसी का प्रोडक्ट हो सकता है। सो इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं, ठीक है। सो अगर मैं आपको यहाँ पर लिंक शेयर करूं, सो आप वहां पर जाकर भी मीटिंग्स अटेंड कीजिए, जिससे कि आपको एक अच्छे तरीके से दोबारा से एक रिवीजन भी हो सकती है, ठीक है। आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाए पॉलिसीज की, क्योंकि वहां पर कोई भी अगर प्रोडक्ट की बात हो रही है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही समझाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैक्स का रीएश्योर प्लान की प्लानिंग है, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग है। सो मैक्स का रीएश्योर प्लान ही आपको उस पूरी ट्रेनिंग के अंदर समझाया जाएगा, और आपको उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस वहां पर पूछने हैं, क्योंकि वो कंपनीज की मीटिंग है। अब वहां पर जाकर आप मोटर इंश्योरेंस के बारे में पूछोगे, सो हो सकता है ट्रेनर आपको वहां पर मतलब गलत समझे, आपको बोले कि भाई ये तो हेल्थ इंश्योरेंस की मीटिंग है और आप यहाँ पर मोटर के बारे में पूछ रहे हो, ठीक है। सो ऐसा नहीं करना, जब भी हम कंपनीज की मीटिंग में अटेंड करेंगे, ठीक है, तो जूम मीटिंग में या फिर कोई भी तरीके से हम यहाँ पर मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं कंपनीज की, तो हमें उसी प्रोडक्ट के बारे में, उसी चीजों के बारे में पूछना है जिस बारे में वहां पर मीटिंग चल रही है, ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री, ऑलवेज स्टार्ट विद द हायर और द एलिजिबल रिस्क कवर। मतलब कि अब जब भी हम किसी कस्टमर से बात करते हैं, कस्टमर ने बोला जी मेरे को 3 लाख की पॉलिसी चाहिए, सो ऑलवेज, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ऑलवेज स्टार्ट विद द हायर सम एश्योर्ड, ठीक है। हायर सम एश्योर्ड मतलब कि अगर सामने वाला 3 लाख की पॉलिसी मांग रहा है, तो आप उससे 5 लाख की स्टार्टिंग करें, 5 लाख की पॉलिसी समझाएं, जिससे कि उसको बोल सकते हैं कि सर मैं आपको 5 लाख समझा रहा हूँ, लेकिन आपकी मर्जी है 3 लाख लेना, तो आप 3 लाख ले लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन है जो 5 लाख की पॉलिसी मांग रहा है, आप उसको एग्जाम्पल के लिए 10 लाख का एग्जाम्पल दो, 10 लाख का प्रीमियम बताओ, और उसको फिर साथ में 5 लाख का भी प्रीमियम बताओ। क्यों? क्योंकि 5 लाख का प्रीमियम अगर किसी का 15,000 है, तो 10 लाख का प्रीमियम वहां पर 20,000 होगा। मतलब कि जितना प्रोपोर्शनेटली हमारा सम एश्योर्ड इंक्रीज हो रहा है, अगर मेरा सम एश्योर्ड 5 लाख से 10 लाख हो रहा है, मतलब कि डबल हो रहा है, तो मेरा प्रीमियम उस प्रोपोर्शनेट में यहाँ पर इंक्रीज नहीं होता, उससे कम प्रोपोर्शनेट में इंक्रीज होता है। मेरा प्रीमियम यहाँ पर 15 से 20,000 गया, तो यहाँ पर मेरा प्रीमियम 100% इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि 100% सम एश्योर्ड तो इंक्रीज हुआ था। बट इसीलिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी हमारा यहाँ पर हायर सम एश्योर्ड से स्टार्ट करेंगे, सो कस्टमर एक बार के लिए जरूर सोचेगा कि यार 10 लाख के लिए 20,000 देना है, ठीक है, और 5 लाख के लिए 15,000 देना है, तो 10 लाख वाली पॉलिसी ज्यादा बेटर है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास हायर सम एश्योर्ड की पॉलिसी सेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 है, इसको छोड़ देते हैं, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, क्योंकि ये टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड है, हम टर्म इंश्योरेंस की जो ट्रेनिंग होगी उसमें इन चीजों को सीखेंगे, राइट। पॉइंट नंबर 5, डोंट सेल योर प्रोडक्ट, ऑलवेज सेल कस्टमर बेनिफिट। देखो जब भी हम कस्टमर से बात करते हैं कि आप प्लान ले लीजिए, ये पॉलिसी अच्छी है, ये सारे बेनिफिट्स अच्छे हैं, सो इससे बेटर है हम कस्टमर से बेनिफिट्स की बात करें, कस्टमर को बोलें कि सर ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर आपकी फैमिली में कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, सो ये सारे बेनिफिट्स आपकी फैमिली को मिल जाएंगे। इसके अंदर एम्बुलेंस का, प्री हॉस्पिटलाइजेशन रिपोर्ट्स का, आपको कोई भी मेडिसिन आप खा रहे हो तो उनका पैसा मिल जाएगा, डॉक्टर फी पे कर रहे हो उनका पैसा मिल जाएगा। सो कस्टमर के बेनिफिट की बात करनी है, आपको प्रोडक्ट के बेनिफिट की बात नहीं करनी है, ठीक है। सो इसको बड़े ध्यान से अगर पिच करेंगे, सो यहाँ पर आप देखोगे कस्टमर के अगर माइंड में चीजें जा रही हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं क्लोजर की तरफ हेल्प करेंगी।
पॉइंट नंबर 6, क्लोजर। अब क्लोजर के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, वो सब जानते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप जब भी हम क्लोजर की तरफ बढ़ते हैं, ऑलवेज हैंडी विद द डिटेल्स विच यू रिक्वायर्ड क्लोज द इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब कि जब भी हम पॉलिसी क्लोज करने के लिए बैठेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कस्टमर से कौन कौन सी डिटेल लेनी है। कस्टमर से हमें मोबाइल नंबर, मेल आईडी लेनी है, नॉमिनी डिटेल लेना है, हाइट वेट लेनी है, ऑक्यूपेशन लेना है, इनकम लेनी है। तो ये सारी चीजें हमारे को पता होना चाहिए कि कस्टमर को पॉलिसी फाइनल करनी है तो क्या क्या डिटेल्स हमें जरूरत है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 के अंदर कि हमें 3 पॉइंट्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम किसी कस्टमर को पॉलिसी दे रहे हैं तो उसमें किस किस का बेनिफिट है, किस किस का यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले कि मेरा खुद का बेनिफिट, क्यों? क्योंकि मुझे कमीशंस मिलने वाली है, इनकम मिलने वाली है, प्लस मेरा मोटिवेशन भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक फैमिली को यहाँ पर सिक्योर कर दिया, उसको यहाँ पर बेनिफिट दे दिया। ठीक है। दूसरा बेनिफिट कि कस्टमर को बेनिफिट मिल रहा है, उसको सिक्योरिटी मिल रही है पहले दिन से। ठीक है। अगर मान लीजिए आज किसी ने पॉलिसी ली, भगवान ना करे कोई एक्सीडेंटल मिसहैपनिंग हो जाती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, सो उसकी फैमिली को यहाँ पर क्लेम मिल जाए, सो यहाँ पर कस्टमर को डे 1 से बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर रिस्क ऑफ पोस्टपोनमेंट, मतलब कि कस्टमर ने आज सारी चीजों के बारे में समझा, सारे प्लान के बारे में समझा, तो यहाँ पर आपको क्या रहता है कि आप कस्टमर को बोल सकते हो कि सर देखिए यहाँ पर मैं आपको 100% नॉलेज दे रहा हूँ, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप इसको डिले कर रहे हो कल के ऊपर, परसों के ऊपर, सो सर आपकी जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं कम होती चली जाएगी। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है परसों आपको वो सारी चीजें याद ना रहे। सो यहाँ पर हमें तीसरा पॉइंट हमेशा एक चीज और ध्यान रखनी है कि कस्टमर हमें डिले ना करे। सो अगर उसको मान लीजिए वो ये बोल सकता है मे बी फैमिली मेंबर इज इंश्योरेंस एडवाइजर, सो हमेशा एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम यहाँ पर पोस्टपोनमेंट कर रहे हैं, मतलब कि पोस्टपोन कर रहे हैं प्लान के लिए, या कस्टमर पोस्टपोन कर रहा है, तो हो सकता है कि उसकी फैमिली में कोई एक ऐसा इंश्योरेंस एडवाइजर निकल जाए जिससे वो जाकर पॉलिसी ले ले। समझा वो आपसे है, सारा कुछ आपसे डिटेल लिए, कोटेशंस वगैरह, बट वो पॉलिसी बाय कर ले अपने फैमिली मेंबर से। ठीक है। सो इसीलिए हमें यहाँ पर 3 चीजों को ध्यान रखना होता है जब भी क्लोजर करते हैं कि आपका क्लोजर इमीडिएट बेसिस पे हो जाए। ठीक है। इसके लिए क्या करना होता है, आफ्टर प्रेजेंटेशन आपको हमेशा कभी भी इस तरीके की चीज नहीं पूछनी होती। डोंट आस्क आफ्टर प्रेजेंटेशन दिस थिंग्स। क्या है, पॉलिसी कैसी लगी? आप कभी भी ये मत पूछिए कस्टमर से कि सर आपको पॉलिसी कैसी लगी, प्लान कैसा लगा, सर आपको प्रेजेंटेशन कैसी लगी। ठीक है। आपको कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछने। क्या पूछने, मैं आपको बताया था। इमीडिएटली क्लोजर के लिए क्या टेक्निक्स है कि सर आप एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड देना चाहते हैं या पासपोर्ट देना चाहते हैं। ठीक है। अब कस्टमर ने बोला आधार कार्ड देना चाहता हूँ। ठीक है। इसके अलावा आप कस्टमर से पूछिए कि सर आप अपने पॉलिसी के अंदर नॉमिनी को आप अपनी वाइफ को बनाना चाहते हैं या फिर मदर को या फादर को बनाना चाहते हैं। ठीक है। उसने बोला जी वाइफ को बनाना चाहता हूँ। अब आपने 2 बार यस करा लिया, तो तीसरी बार यस कराते हैं, सर आप अपना पेमेंट जो है डेबिट कार्ड से करेंगे या फिर क्रेडिट कार्ड से करेंगे? कस्टमर बोलता है जी क्रेडिट कार्ड से। सो यहाँ पर अगर हमने 3 बार या 4 बार हाँ करा लिया इसी तरीके के क्वेश्चन से, सो आप ये देखिए कस्टमर आपसे मना नहीं कर रहा पॉलिसी करने के लिए। कस्टमर कह रहा है भाई मेरे को पॉलिसी लेनी है और अभी की अभी कर दो। सो जब भी हम कभी भी क्लोजिंग करने के लिए बैठेंगे, हमने प्रेजेंटेशन दिया, प्रेजेंटेशन के देने के बाद कभी भी आप ये मत पूछेगा कि सर प्रेजेंटेशन कैसी लगी, पॉलिसी कैसी लगी। आप हमेशा क्या पूछेंगे कि सर आप यहाँ पर पॉलिसी अगर कराना चाहते हैं तो सर यहाँ पर पॉलिसी के अंदर आधार कार्ड देना चाहेंगे या अपना ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहेंगे? कस्टमर बोलेगा आधार कार्ड। अच्छा सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, सर जैसे ये पॉलिसी कराना चाहते हो तो सर इसमें एक नॉमिनी का कॉलम होता है, सो सर नॉमिनी में आप फादर को रखना चाहते हो या अपनी वाइफ को रखना चाहते हो? अच्छा वाइफ को रखना चाहते हो, ठीक है सर। अच्छा सर इसमें पेमेंट जो है, पेमेंट आप कैसे, डेबिट कार्ड से करेंगे, क्रेडिट कार्ड से करेंगे? जब भी हम इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, जब भी हम इस तरीके की क्वेरी पूछते हैं, अगर कस्टमर यस बोल रहा है तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, उसको समझ आ गया है और उसको लेना है। और अगर हम उसको तब भी पोस्टपोन कर रहे हैं, सो आप इसको डिले मत कीजिए। यहाँ पर कस्टमर को डिटेल लेके उसकी पॉलिसी का लिंक क्रिएट कीजिए और फाइनली पेमेंट कराइए। ठीक है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर उसका प्रपोजल फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए और इसी तरीके से हम यहाँ पर इसका क्लोजर्स कर सकते हैं। राइट। सो फ्रेंड्स फाइनली इसके बाद आप अगर कुछ भी चीज यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर एक पॉइंट और आता है फॉलोअप का। फॉलोअप के अंदर कुछ नहीं है, फॉलोअप के अंदर सिर्फ इतना है कि अगर मान लीजिए हम किसी भी क्लाइंट से बात करते हैं, ठीक है, अगर उसने बोला जी मैं परसों बात करूंगा आपसे, परसों मॉर्निंग में 10 बजे आप मुझे कॉल कीजिएगा। आपको अपनी डायरी में या एक्सेल शीट पे या कहीं पर भी मोबाइल के अंदर रिमाइंडर लगा लेना है
कि भाई मेरे को इस कस्टमर से परसों सुबह 11 बजे बात करनी, सॉरी 10 बजे बात करनी है, राइट। अब मान लीजिए कोई और कस्टमर है, उसने बोला जी मैं आपसे उसने प्लान समझ लिया, डिटेल समझ ली, और वो कहता है सर मेरे पास ना अभी फंड्स की थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरे अगले हफ्ते मंडे को फंड्स आ जाएंगे अकाउंट में और मैं मंडे को इसको फाइनलाइज कर दूंगा। ठीक है जी, ठीक है सर, मैं आपको फिर मंडे कॉल करूं। ठीक है, तो सर फर्स्ट हाफ कॉल करूं या सेकंड हाफ कॉल करूं? अच्छा फर्स्ट हाफ कॉल करो, ठीक है। तो जब भी आपने कस्टमर से टाइम और डेट ले लिया, सो उस टाइम और डेट पे आप अगर फॉलो करोगे, सो आप कस्टमर को देखोगे कहीं ना कहीं वो आपको टेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं वो आपको चेक कर रहा है कि आप उस टाइम पर उसके साथ हो या नहीं हो। सो यहाँ पर हमें फॉलोअप में ध्यान रखना है कि जो भी कस्टमर ने टाइम और डेट दिया है, उस टाइम और डेट पे हम लोगों से बात करें, उससे हम पूछें कि सर आपने बोला था फाइनलाइज करने के लिए, तो अभी क्या रहा, या मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, पेमेंट लिंक, ठीक है। सो इसी तरीके से हम यहाँ पर फॉलोअप करेंगे। जब भी कस्टमर अपना टाइम और डेट निकाल कर बोल रहा है आपको, सो उसको बैक टू बैक फॉलोअप कीजिए, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर स्टडी में ये देखा गया है कि अगर मान लीजिए आप किसी एक कस्टमर को, अगर हो सकता है वैसे एक या दो फॉलोअप के अंदर क्लोज हो गई तो बहुत बढ़िया बात है, बट अगर यहाँ पर ज्यादातर देखा गया है, अगर आप किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, सो आपको एटलीस्ट कम से कम 5 बार फॉलोअप करना पड़ता है, ठीक है। 5 बार अगर आपने फॉलोअप किया तो आपको 6 टाइम वेट करने की जरूरत नहीं है, आपका 6 टाइम ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। बट आपने अगर 5 बार फॉलो नहीं किया और आप सोचते हो कि कस्टमर पॉलिसी नहीं ले रहा, जब तक कस्टमर ना ना बोले जब तक आप उसको फॉलोअप करते रहिए, ठीक है। सो ये एक रूल होता है सेल्स के अंदर। आप देखते होंगे कई बार, मान लीजिए आप किसी बैंक में जा रहे हो क्रेडिट कार्ड के लिए, या किसी जगह पर आप जा रहे हो कोई प्रोडक्ट के लिए, और वहां पर आपने इंक्वायरी कर दी, बट आप कस्टमर को क्या बोल रहे हो कि सर मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, सर अभी मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, सर मैं अभी खाना खा रहा हूँ, ठीक है। आपने सुना होगा लोग इस तरीके से बोलते हैं कि आप जब तक कस्टमर आपको ना ना बोले, जब तक उसको आप बैक टू बैक फॉलोअप करते रहिए, ठीक है। अगर हमने फॉलोअप किया, लोगों से बात करते रहे, और उसके बाद आप देखोगे आपकी पॉलिसी जो है क्लोजर की तरफ बढ़ती चली जाएगी, राइट। सो इसी तरीके से हमें फॉलोअप्स करने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर देखिए इस तरीके से आप किस कौन कौन से पॉइंट होते हैं कि आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इफ यू वांटेड टू बाय टीवी, अगर आप टीवी बाय कर रहे हो, वॉशिंग मशीन बाय कर रहे हो, मोबाइल बाय कर रहे हो, तो आपको ऑब्जेक्शंस आते हैं, जैसे मैंने समझाया उसी तरीके से मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि टीवी का कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, मोबाइल का कैसे करना है, ठीक है। सो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो, ठीक है। कस्टमर के ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कस्टमर क्या बोलेगा कि यहाँ पर वैसे मैंने ऑल दूसरे एस्पेक्ट में लिखा हुआ है कि मेरे पास बहुत सारी कंपनीज की पॉलिसी है, ठीक है। बट हेल्थ इंश्योरेंस के केस में नॉर्मली ऐसा नहीं होता। हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस के केस में हो सकता है कि कस्टमर बोले बहुत सारी कंपनीज की पॉलिसी है, तो आप बोल सकते हो कि कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आस्क गिव योर फ्री कंसल्टेशन टू मैनेजर देयर, सॉरी फ्रेंड्स, अभी इस पॉइंट को हटा देते हैं क्योंकि मेनली ये वाला जो पॉइंट है वैसे तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए नहीं है, ठीक है। ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए। अदरवाइज हम लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो ट्रेनिंग होगा उसमें सीखेंगे कि कैसे हम बात करेंगे इस ऑब्जेक्शन के ऊपर, राइट। सो अगला पॉइंट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 की, आई डू नॉट हैव मनी, सॉरी। कस्टमर जब भी बोले कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो आपको क्या बोलना है, इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये पॉइंट हो सकता है आपको यहाँ पर पॉलिसी लेकर फ्रेंड्स, सॉरी टेक्निकल इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। यस, सो स्टार्ट करते हैं यहीं से। सो फ्रेंड्स, जिस तरीके से मान लीजिए पॉइंट नंबर 3 के अंदर हम बात कर रहे थे कि कभी भी हम कस्टमर से, अगर कस्टमर आपसे बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है, सो आप कस्टमर से किस तरीके से बात कर सकते हैं, तो सामने आपको कस्टमर से हमेशा इस तरीके से ही बात करनी है। जब भी कस्टमर आपसे बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। सो आपने क्या बोलना है, सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप अलाउ करें तो, ठीक है। अगर आप अलाउ करें तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप सर डोंट माइंड, देखो अगर आपके पास आज पैसे नहीं है, तो भगवान ना करे कल को जाकर आपकी फैमिली में कोई इमरजेंसी हेल्थ इश्यूज आ जाए, या फिर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो सर कल आप कहाँ से पैसा लेकर आओगे। सर आप कह रहे हो कि मैं आपको 15,000 का प्रीमियम नहीं निकाल पा रहा हूँ, ठीक है, 15,000 की पॉलिसी नहीं बाय कर पा रहा हूँ, बट भगवान ना करे सर कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, जिसमें हॉस्पिटल में 3 लाख का बिल आ जाए,
तो सर 3 लाख का बिल आप कहाँ से पे करोगे, किस तरीके से आप इन सारी चीजों को मैनेज करोगे। सो कस्टमर एक बार जरूर सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि हाँ यार ये बात बिल्कुल ठीक है कि किस तरीके से मैं चीजों को मैनेज करूंगा अगर कल को कोई भी एक्चुअल में मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। सो इससे बेटर है कि कल को मैं कोई भी यहाँ पर फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस से बेटर है कि मैं आज इसको पॉलिसी को लेके रख लेता हूँ और कल को कोई दिक्कत हो मैं यहाँ पर क्लेम ले सकूं। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा एक तरीका और भी होता है ऑब्जेक्शन का। कोई कस्टमर आपको बोलता है कि हेल्थ इंश्योरेंस बेकार की चीज है या नहीं लेना चाहिए, इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। सो कस्टमर को एक चीज बताओ कि सर देखिए आपकी फैमिली में जैसे आपने बोला 4 मेंबर है, ठीक है, यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहा हूँ और एक बेनिफिट भी यहाँ पर हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कस्टमर को मैंने बोला कि सर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने आपने बोला 15,000 रुपए या जो पॉलिसी है सब बेकार की चीजें, बट मैं आपको सर बताता हूँ, जैसे आपने बोला कि आपकी फैमिली में 4 मेंबर है, ठीक है, जिसके लिए आपका लगभग 15,000 का प्रीमियम जा रहा है सर। बट सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि सर अगर देखिए आप एक साल में 15,000 की पॉलिसी ले रहे हैं, ठीक है, 15,000 रुपए पे कर रहे हैं और अगले 10 साल तक आपने इसी तरीके से 15-15,000 करके पे किया, तो सर 10 साल में आपने कितना पेमेंट किया, 1.5 लाख। ठीक है, तो सर मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपने 10 साल में 1.5 लाख रुपए पेमेंट किया, तो सर क्या हम ऐसी गारंटी ले सकते हैं, कोई ऐसी श्योरिटी है कि अगले 10 साल तक हमारी फैमिली को या हमें या आप लोग को कोई भी मेडिकल इमरजेंसी नहीं आ सकती? आ सकती है ना सर। सर मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर जो हम 1.5 लाख रुपए अगले 10 साल तक दे रहे हैं, सो इसी तरीके से अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो वो 1.5 लाख रुपए आपको इकट्ठे हॉस्पिटल में ना देने पड़े। सो यहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो जिससे कि आप अपनी एक पीसफुल लाइफ, एक टेंशन फ्री लाइफ को जी सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आपको हमेशा यही रहेगा कि भाई कभी भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाएगी तो आप उस टाइम पे 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का बिल कहाँ से पे करेंगे। तो सर मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर थोड़ा थोड़ा पैसा कंपनी को दे रहे हो और कभी भी अगले 10 सालों के बीच में या 20 सालों के बीच में आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाती है, तो उस केस में कंपनी आपके साथ है, कंपनी आपको पूरा का पूरा बिल पे कर देती है। ठीक है, तो आपने कस्टमर को इस तरीके से भी समझा सकते हो, प्रेजेंटेशन के बीच में भी आप ये चीज ऐड कर सकते हो, राइट। अब इसके अलावा कस्टमर यहाँ पर बोलता है कि सर मेरा जो रिलेटिव है वो एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट है, ठीक है, वो हेल्थ का, लाइफ का, मोटर का काम करता है, तो मैं उसी से जाके पॉलिसी लूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर इस तरीके का भी ऑब्जेक्शन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की, आई विल कंसल्ट विद माय वाइफ। ठीक है, मैं अपनी वाइफ से पूछूंगा, फैमिली मेंबर से पूछूंगा। तो सर आपने क्या बोलना है जब भी आपका कस्टमर बोले कि मैं अपनी वाइफ से पूछूंगा, आपने क्या बोलना है कि सर ये जो प्रोडक्ट है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो सर ये हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट है ये आपको अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट के तौर पर देना चाहिए। ठीक है, आप जरूरी नहीं है कि वाइफ को डिस्कस करें। सर देखो, अगर आप अपनी वाइफ को एक सरप्राइज दोगे जो कि एक हेल्थ पॉलिसी है, तो सर आप ये देखिए कि फैमिली, आपकी फैमिली कितनी कंप्लीट हो जाएगी। कल को कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है तो वाइफ को और आपको किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका कंपनी से क्लेम पूरा का पूरा मिल जाना है। ठीक है, सो जब भी कस्टमर आपसे बोले कि भाई वाइफ से कंसल्ट करके बताऊंगा, वाइफ से पूछ के बताऊंगा, सो आपको हमेशा कुछ ऐसा डिप्लोमेटिक आंसर देना है जिससे कि उसको यहाँ पर बेनिफिट समझ आ जाए, राइट। दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है कि मैं सीए से पूछ के बताऊंगा। देखिए आप हमेशा बोलिए कि सर देखिए सीए जो है ना वो एक टैक्स कंसल्टेंट है, उसको टैक्स की एक्सपर्टीज है, बट सर मैं इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ, तो मैं आपको ये बोलूंगा सर मेरे को पता है कि आपको कितना इंश्योरेंस की जरूरत है, कौन से बेनिफिट्स इसके अंदर होने चाहिए, ठीक है, कितना टैक्स बेनिफिट इसमें मिलेगा, वो तो सीए बताएगा। बट मैं आपको बताता हूँ इस पॉलिसी के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है जो कि 80D सेक्शन के अंदर होता है। मुझे इतना ही पता है, बाकी आप अपने सीए से पूछे। पॉलिसी के बारे में मैं नहीं जानता कि शायद सीए इतना जानता होगा जितना मैं जानता हूँ। ठीक है, आप ये पूछ सकते हो कि सर मैं इतने लाख रुपए की या इतने प्रीमियम की पॉलिसी ले रहा हूँ, उसका कितना टैक्स बचेगा, वो आपका सीए बता सकता है। लेकिन आपका सीए नहीं, ये नहीं बताएगा कि यार इसके अंदर ये बेनिफिट है, इसके अंदर ये बेनिफिट है, ये पॉलिसी अच्छी है या ये पॉलिसी अच्छी है। ठीक है, सो आप इस तरीके से यहाँ पर डिप्लोमेटिक आंसर देकर भी कस्टमर को यहाँ पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकते हो, राइट। सो फ्रेंड्स ये कुछ एग्जांपल्स से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, बताने की कोशिश करी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन आता है और आप उसका आंसर नहीं कर पाते हो, आपको वहां पर क्वेरी आती है, सो फ्रेंड्स आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर, क्योंकि मैं वीडियोस जो है अभी आप देख ही पा रहे हो कि ये सारी वीडियोस जो है
मैं आप लोगों को रिप्ले प्रोवाइड करता हूं, मतलब कि आप दोबारा देख सकते हैं। सो ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा जिससे कि आप लोग दोबारा देख सकें, आप लोगों को हेल्प मिल सके, राइट। सो इस वीडियो को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, और अगर मान लीजिए आप यहाँ पर मेरे से बात करना चाहते हो, आपके कोई भी ऑब्जेक्शन इस तरीके से आते हैं, सो आप लोगों के पास मेरा नंबर भी है, आप मेरे से अपने ऑब्जेक्शन डिस्कस कीजिए कि सर सामने वाले कस्टमर ने मेरे को ये बोला तो मैं आंसर नहीं कर पाया, मेरे को क्या बोलना चाहिए था, ठीक है। सो आप इस तरीके से यहाँ पर मेरे से डिस्कस कर सकते हो, जिससे कि कल को अगर आपको उसी तरीके का ऑब्जेक्शन दोबारा मिले तो आपके पास आंसर होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप उसको दोबारा से हैंडल कर सके, उनको ऑब्जेक्शन को आंसर कर सको, राइट। सो फ्रेंड्स, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये कंप्लीट सेल्स प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई मेरे से डिस्कशन करना है, कोई भी बात करनी है, सो आप सेम नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हो। प्लस आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हो अगर आप अपने कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी चीज जानना चाहते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, इसके साथ मेरा यहाँ पर सेल्स प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूँ सेल्स प्रोसेस किस तरीके से यहाँ पर करना चाहिए, किस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर आपको फॉलो करना चाहिए, क्या क्या चीजों की यहाँ पर जरूरत होनी वाली है, ठीक है। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग की अप्रोच कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, फैक्ट फाइंडिंग कैसे करनी है, ठीक है, नीड बेस्ड सेलिंग कैसे करनी है, वो सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए आपको सिर्फ एक ही टास्क है जो आपको बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मैं देखो यहाँ पर एक एक पर्सन को अट्रैक्ट सॉरी यहाँ पर मैं एक एक पर्सन को ट्रैक नहीं कर सकता, ठीक है। मैं ये नहीं देख सकता कि यार आप लोगों ने, सभी लोगों ने वो काम किया कि नहीं किया। अगर आप एक्चुअल में सक्सेसफुल होना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया, जो कि है 100 लोगों की लिस्ट बनाना, उन 100 लोगों से एज अ रिलेशनशिप बात करना कि भाई आपकी फैमिली में कैसे हैं, फिर उस तरीके से बात करते करते बीच में उनको हेल्थ इंश्योरेंस की इंक्वायरीज के बारे में पूछना, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको यहाँ पर अगले 10 दिनों के अंदर, अगले 10-11 दिनों के अंदर आपको 100 लोगों से बात करनी है। और आप लोग के अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर कोई पर्सन है जो इंटरेस्टेड है, प्लान लेना चाहता है, आप उसको नहीं समझा पा रहे हो, आप फिर भी मेरे से बात कर सकते हो। सो मैं आपको हेल्प करूंगा किस तरीके से आप अपने क्लोजर्स कर सकते हो, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पर सेशन क्लोज करता हूँ। यस, अखिल जी ने एक क्वेश्चन पूछा, सर हमें तो बताइएगा, बताया गया था कि लीड्स कंपनी प्रोवाइड करेगी। अखिल जी, ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है लीड्स। आपने जिससे बात करी थी, एक बार मुझे बात कर लीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार बात कर लीजिएगा कि किसने बोला था, ठीक है। अदरवाइज कंपनी कोई भी लीड प्रोवाइड नहीं करती। हम लोग ये बताते हैं कि लीड्स कहाँ से आती हैं, राइट, किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो। आप एक चीज समझिए ना सर, अगर कंपनी के पास लीड होती तो कंपनी अपने अपने लिए बिजनेस करती ना, एडवाइजर को क्यों इतना सपोर्ट करती सर, है ना। यस, जयवंत सर पूछिए। सर जी, ये जी क्लाइंट अगर चेक से पेमेंट करना चाहता है या कैश से तो? सर, देखिए अभी एज ऑफ नाउ अभी हमारे पास तरीका नहीं है कोई भी, बट जैसे ही अगर कोई जैसे ब्रांचेस या सब कुछ खुल जाएगा, सो कुछ कंपनी के अंदर ऑप्शन है कि आप वहां अगर कैश पे या चेक से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो उसके लिए अभी कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है। और बोलूंगा कि आप कोशिश करके ना क्लाइंट से ऑनलाइन ही पेमेंट कराइए, क्योंकि हमारे पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अदर भी ऑप्शंस हैं जहां से आप पेमेंट कर सकते हो, इवन यूपीआई से भी पेमेंट हो सकती है। अच्छा, फोन पे, गूगल पे से हो सकती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके ओके ठीक है सर, ओके, थैंक यू इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। सर। ओके, थैंक यू। देवपाल जी पूछ रहे हैं, फैमिली फ्लोटर में कितने मेंबर पर कितना कवरेज होता है। सर आपने देवपाल जी, आपने ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी होगी हेल्थ की। आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर लिंक शेयर कर दूंगा। आप पुराना वेबिनार जरूर देखिए, क्योंकि उसके बिना आपको सारी चीजें क्लियर नहीं होगी कि फैमिली फ्लोटर के लिए मेंबर में कितना कवरेज मिलता है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 3 लाख से लेकर आप 1 करोड़ तक का कवरेज ले सकते हैं।
मतलब मिनिमम 2 लाख 3 लाख की पॉलिसी से लेकर 1 करोड़ तक का कवरेज ले सकते हैं, ठीक है। मनोरंजन जी पूछ रहे हैं सर इज देयर एनी सैंपल पॉलिसी डॉक्यूमेंट अवेलेबल विद यू? यस, मेरे पास तो बहुत सारी पॉलिसीज हैं, बट आप लोग को चलिए दिखाने की कोशिश करता हूँ। सारा कुछ होता ही है पॉलिसीज के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट वेट। पॉलिसी डॉक्यूमेंट तो मतलब लाइक मैं दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। फ्रेंड्स मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन सो दैट आप देख पाएँ पॉलिसी डॉक्यूमेंट सैंपल के लिए। हालांकि मैं मैक्स की दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको अलग अलग कंपनीज की यहाँ पर दिखेंगी, ठीक है। हर एक कंपनी का फॉर्मेट जो है वो अलग रहता है। दिस पॉलिसी वाज रिसेंटली इशूड बाय द मैक्स बूपा कंपनी। आई जस्ट शेयर द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ये देखिए। ये कुछ इस तरीके से पॉलिसी होती है, ठीक है, कि आपको यहाँ पर किस चीज़ का कब कब कवरेज मिलने वाला है, राइट। क्लेम सर्विसिंग, ग्रीवेंस हैंडलिंग, कितना टैट रहता है, कितना क्या रहता है, कस्टमर की डिटेल्स। यहाँ पर देखिए कस्टमर ने 10 लाख की पॉलिसी लिया था, फैमिली मेंबर्स कौन कौन कवर्ड है, ठीक है, कितना उन्होंने प्रीमियम दिया, कितना जीएसटी यहाँ पर चार्ज किया था, ठीक है, नॉमिनी कौन है इस पॉलिसी के अंदर, और उनको अगर कोई पर्सनल एक्सीडेंट कवर लिया तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्ट का क्या क्या बेनिफिट है, डे केयर, इन पेशेंट ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स, जो हम कस्टमर को सब कुछ समझाते हैं। शेयर्ड अकोमोडेशन 800 पर डे, ठीक है। हेल्थ चेकअप यहाँ पर मिल रहा है। सो इस तरीके से कस्टमर की डिटेल्स, एज, डेट ऑफ बर्थ, उसको कोई पीडी वगैरह तो नहीं है, पर्सनल वेटिंग पीरियड तो नहीं है, कोई रिलेशनशिप कौन क्या है, ठीक है, ये सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, राइट। इसी तरीके से आप देखेंगे कौन सा प्लान फैमिली, कौन सा प्रीमियम, सॉरी कौन सा प्लान ऑप्ट किया, प्रोडक्ट कौन सा है, पॉलिसी नंबर क्या है। सो ये इस तरीके से कस्टमर का पॉलिसी डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। ये देखिए बाकी हॉस्पिटल की लिस्ट वगैरह ये सब चीज़ें, और कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट, क्या क्या कस्टमर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इस प्रोडक्ट के अंदर। सो ये सारा यहाँ पर रहता है, राइट। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर जाते हैं पॉलिसी के अंदर, सबसे एंड में, सबसे आखिरी में हम जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे ये लगभग 47 पेजेस का पॉलिसी डॉक्यूमेंट है कस्टमर की डिटेल्स के साथ। यहाँ पर सबसे लास्ट पेज में आपको मिलेगा कस्टमर का ये कार्ड, ठीक है। इस तरीके से किसी कंपनी में पेज लास्ट पेज पे होता है, किसी में बीच में भी होता है, ठीक है, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज पे भी हो सकता है। बट यहाँ पर ये कार्ड भी इस तरीके से डिजिटल कार्ड है, कस्टमर के कौन कौन मेंबर यहाँ पर कवर है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख जाती है, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर पूरी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, राइट। सो आई थिंक किसी ने बोला था कि यहाँ पर पॉलिसी का एक दिखा दीजिए। यस, मनोरंजन जी ने, मनोरंजन जी मैंने दिखा दिया आप किस तरीके से पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है पूरा। कस्टमर को इसी तरीके से हर एक कंपनी का पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलता है, सारे बेनिफिट्स उसमें लिखे होते हैं, और जो जो कस्टमर के साथ कमिटमेंट होती है वो सारा कुछ उसको यहाँ पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मिल जाता है, राइट। राम सिंह जी बोल रहे हैं बेस्ट प्रेजेंटेशन, बेस्ट प्रेजेंटेशन, थैंक यू। ओह थैंक यू सर, थैंक यू।
अखिल जी बोल रहे हैं सर, इफ इन केस हेल्थ इंश्योरेंस सेल करते टाइम क्लाइंट पीडी डिस्क्लोज ना करे, देन फ्यूचर वो क्लेम ले सकता है आफ्टर 1 ईयर या 6 मंथ। देखिए, अगर कोई कस्टमर है जो आपसे झूठ बोल रहा है, जो आपको पीडी डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, बता रहा, सो आप ये समझ के चलिए वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, आपका कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, कल को क्लेम लेने जाएगा, क्लेम नहीं मिलेगा या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो आपका फॉल्ट नहीं है, कस्टमर का खुद का फॉल्ट है। आप कस्टमर को पॉलिसी लेते समय आप कस्टमर को मेल, व्हाट्सएप कुछ भी भेजिए, बट कस्टमर से एक बार ये लिखवा लीजिए कि उसको पहले कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि देखो, वर्बली में ना कस्टमर हमेशा बोलेगा कि यार एजेंट की गलती है, मैंने एजेंट को बताया था लेकिन एजेंट ने नहीं किया। बट अगर मेरे पास वो रिटर्न में होगा, चाहे वो मेल पे हो चाहे वो व्हाट्सएप पर हो, कहीं ना कहीं अगर मेरे पास वो सारी डिटेल्स रिटर्न में है, तो कस्टमर कल को झूठ नहीं बोल सकता कि एडवाइजर की गलती है, एडवाइजर ने किया। ये एक्चुअल में क्यों बता रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा मार्केट में होता है। ठीक है, कस्टमर पॉलिसी लेते हुए करता है ये सारी चीजें, डिस्क्लोज नहीं करता। ठीक है, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो सारा का सारा ब्लेम एजेंट के ऊपर, एडवाइजर के ऊपर कर देता है। ठीक है, सो कोशिश कीजिए जब भी हम क्लोजर करें, फाइनलाइज करें, सो उस टाइम पे हम कस्टमर से डिटेल्स रिक्वायर्ड, जो हमारे को रिक्वायर्ड डिटेल्स होती हैं वो हम यहाँ पर लिख कर लें, जिससे कि कल को हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पॉलिसीज कभी झूठ बोलकर ना लें, सेल करें। और ना ही हमें कोई भी मिस कम्युनिकेशन करनी, मिस डिटेल्स उनको बतानी है, मतलब कि सारी डिटेल्स हमें एक्यूरेट बतानी है, जो भी प्लान का बेनिफिट है। क्योंकि कस्टमर कल को आपके ऊपर भी ब्लेम कर सकता है कि आपने गलत बताया था, आपने झूठ बोला था। सो वो सब चीजों का भी ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यहाँ पर हम खत्म करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है आप यहाँ पर रेस कर सकते हैं। जस्ट वेट। यस विनय जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। जी सर, बोलिए सर। विनय जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया दोबारा से। हेलो। हाँ, हेलो, सुनिए दे रहे हैं ना? जी बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर, क्या है, गुड इवनिंग। जी क्या है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, तो कोरोना के हिसाब से कौन सा इंश्योरेंस है जो इंडिविजुअली हम कर सकते हैं ना? वैसे अभी अभी रिसेंटली मैंने एक हमारे कंपनी की तरफ से हमको हमारे सारे एम्प्लॉयज को करवाया हुआ है। वो 600 रुपये कुछ है, उसमें से सभी 5 फैमिली मेंबर्स उसमें से कवर होते हैं। वो कुछ 1 लाख तक, 1 लाख कुछ है उसका सम एश्योर्ड, मतलब 1 लाख तक का ये ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, क्लेम ले क्लेम ले सकते हैं। सकते हैं। हाँ, ठीक वैसा है वाला कोई है तो हम सभी जो अभी कॉल पे जुड़े हुए हैं ना, उनको आसानी रहेगी ना? सर, देखिए बा- पीछे पीछे थोड़े टाइम पहले अभी हम कोरोना पॉलिसी सेल कर रहे थे। ठीक है, हाँ सो अभी क्या है, क्लेम ज्यादा आने की वजह से कंपनीज ने कोरोना पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दिया है फिलहाल के लिए, क्योंकि हाँ हाँ कंपनी को एक लेवल तक ही पे कर सकती है। ठीक है, हाँ, ओके ओके। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप अभी 24-25 लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर मैं हाँ हाँ बोलूं कि भाई मेरे को आप 500 दीजिए और मैं आप लोगों को हाँ 1 लाख का क्लेम दूंगा, तो कल को मेरे ऊपर रिस्क है कि 1 लाख दे भी पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, तो इसी सिचुएशन को हाँ चलते हाँ, कंपनी ने कोविड पॉलिसी अभी यहाँ पर बैकआउट कर लिया है, उसको वो सेल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा प्रीमियम नहीं है कि वो उस ओके प्रीमियम ओके। से क्लेम दे सके। राइट, क्योंकि हाँ हाँ, कंपनीज के पास ओके। पैसा तभी आता है जब लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो आपका प्रीमियम कलेक्शन होता है हाँ उस हाँ, क्लेम पे करती है कंपनी। राइट, तो ये सारा चीज ओके 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 सर, इसलिए अभी हमें जो प्लान थैंक सेल यू। करना है वो नॉर्मल प्लान सेल हाँ करना है, जो भी पोर्टल पे है, तो वही हाँ प्लान हाँ, कीजिए। ठीक है, ओके ओके सर। ओके, थैंक यू। यस, जयवंत जी, मैं आपको दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ, यस पूछ सकते हैं। सर आज एक प्रोस्पेक्ट में ऐसे पूछा था, वो अपनी फैमिली के लिए लेना चाहता है और मम्मी डैडी के लिए भी लेना, मतलब वाइफ और सन को भी कवर करना चाहता है, मम्मी डैडी को भी कवर करना चाहता है, तो ठीक है ऐसी कोई पॉलिसी? सर, देखिए अगर मैं मान के चलिए, क्योंकि देखो आप बोल रहे हो वो अपनी मदर फादर के लिए भी लेना चाहता है और साथ के साथ अपने
पेरेंट मतलब वाइफ अपने और वाइफ को और बच्चों को भी ऐड करना चाहता है। वाइफ और बच्चों को अगर हम ऐड करते हैं तो एक फैमिली अपने आप बन जाती है, ठीक है। तो बराबर। कस्टमर को आपने बोलना है कि एक फैमिली फ्रूटर प्लान के अंदर एक ही फैमिली आती है, तो आप अपने फादर मदर के लिए अलग पॉलिसी लीजिए और अपने लिए अलग पॉलिसी होगा, आपका पॉलिसी अलग होगा, मदर फादर का अलग होगा। या फिर कस्टमर को मैनेज करने का, हैंडल करने का दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूं, आप समझ लीजिए। यहाँ पर कस्टमर को दूसरा समझाने का तरीका क्या है कि सर आप बोलिए कि अगर सर आपकी एज 35 साल है, तो सर आपके फादर की एज 60 ईयर है। तो देखिए सर, अगर आप अपने पेरेंट्स की पॉलिसी अपने साथ इंक्लूड करोगे, तो प्रीमियम कंपनी 60 के हिसाब से कैलकुलेट करेगी, तो आपको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा। तो सर इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, सर अपने मदर फादर की पॉलिसी जो है वो आप यहाँ पर ले लीजिए 60 की एज पे, और बाकी जो पॉलिसी है वो यहाँ पर आप ले लीजिए अपनी एज पे, जिससे कि आपको प्रीमियम कम देना पड़े और आपके मदर फादर का प्रीमियम उनकी एज के अकॉर्डिंगली ज्यादा जाए, ठीक है। सो इसीलिए सर मैं आपको बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप मदर फादर के साथ पॉलिसी मत लीजिए, क्योंकि उनका प्रीमियम ज्यादा जाएगा 60 साल की एज के अकॉर्डिंगली, और आपको भी प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो कस्टमर को आप ये समझाकर भी काम कर सकते हो, आप उनको कन्विंस कर सकते हो, ठीक है। ये चीज है सर। यस, मनोरंजन जी का एक क्वेश्चन है सर, वन मोर क्वेश्चन, इफ एनी कस्टमर परचेज पॉलिसी फ्रॉम द एचडीएफसी बैंक, देन एचडीएफसी सेंड एनी कंफर्मेशन टू द कस्टमर थ्रू एसएमएस मेल? यस ऑफ कोर्स। अगर कोई भी कस्टमर अगर किसी भी कंपनी से पॉलिसी लेता है, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक नहीं आएगा, पहली बात, एचडीएफसी अर्गो जर्नल इंश्योरेंस, ठीक है। एचडीएफसी बैंक पॉलिसी सेल नहीं करता, एचडीएफसी जर्नल कंपनी होती है, एचडीएफसी अर्गो जर्नल कंपनी है, वो पॉलिसी सेल करती है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर कोई भी कस्टमर किसी भी कंपनी से पॉलिसी लेता है, तो उसके पास कंफर्मेशन के लिए पॉलिसी जब फाइनल हो जाती है, तो जब पॉलिसी कन्वर्ट हो जाती है, तो उस केस में उसके पास मैसेज और उसके पास मेल, दोनों चीजें जाती हैं कस्टमर के पास। जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो मेल के थ्रू तो जाता ही जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसको बेनिफिट मिलता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पर काफी क्वेश्चंस हैं। यस, बिप्लाब सर पूछ रहे हैं सर वन क्वेश्चन, can the customer claim for non-listed hospitals in the policy? Yes sir, yes sir, बिल्कुल। कल परसों जब हमने हेल्थ इंश्योरेंस का ट्रेनिंग किया था, उसमें मैंने कंप्लीट बताया था कि हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम हम नॉन लिस्टेड हॉस्पिटल्स में भी कर सकते हैं, या इसको हम बोलते हैं नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल, ठीक है। वहां पर हमें कैशलेस नहीं मिलता, वहां पर हम रिम्बर्समेंट में जाते हैं। अगर हम रिम्बर्समेंट करते हैं तो हमें पहले अपनी जेब से पे करना पड़ता है, फिर कंपनी से क्लेम वापस मिलता है, राइट। सो हम वहां पर भी क्लेम ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों के कोई डाउट, अभी भी क्वेश्चन कुछ बच जाते हैं, सो अगेन आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप करके वन ऑन वन पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको इसी तरीके से समझाते रहिएगा, मैं आपको इसी तरीके से समझाता रहूंगा, ठीक है। और आपके अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप मुझे चैट कीजिए, आप मेरे से बात कीजिए, ठीक है। और आपको मैं लास्ट एक ही चीज बोलूंगा, 100 लोगों की लिस्ट बनाइए, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाइए, लोगों से बात कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को गेन कीजिए। इतना मत सोचिए कि यार आपको पॉलिसी सेल होगा कि नहीं होगा, जस्ट टॉक टू पीपल एंड गेट योर एक्सपीरियंस मोर एंड मोर, राइट। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे कल के सेशन में। कल जो सेशन होगा वो सुबह 11 बजे होगा, जिसमें हम सीखेंगे कि यार कमीशंस कितना होता है, कैसे हम कमीशंस ले सकते हैं, कितना कमीशन होता है, ठीक है। कौन कौन से पोर्टल्स पे जाके हमें पॉलिसी लॉग इन करनी है, ठीक है, कौन सा पोर्टल होता है, और हमारे ट्रेनिंग पोर्टल कौन सा है जहां पर हम जाके चीजों के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कल सारा कुछ हम जानेंगे। सुबह 11 बजे हमारा सेशन होगा, सुबह 11 बजे हम इन सब चीजों के बारे में समझेंगे। और अगर आप ये सारा कुछ जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो कल का वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, और आधे घंटे के अंदर मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भी शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप कल के वेबिनार में भी रजिस्टर हो पाए। थैंक यू सो मच। आप मिलते हैं कल सुबह वेबिनार में। थैंक यू।